आपका कोई काम बन नहीं रहा होता और इट इज़ टेकिंग टाइम, गॉड इज़ चेकिंग योर पेशेंस। लंगर का हिस्ट्री क्या? डू यू नो एनीथिंग अबाउट लंगर की? कहाँ से स्टार्ट हुआ? कहते हैं गुरु नानक देव जी जब युवा हुए ना, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए कि अब तू ऐसा कर, जा और कारोबार कर। एक दिन एक सिलेंडर लीक हो गया हमारे लंगर में 21 अक्टूबर 2016 को। मरना तो डेफिनेटली सबने है, बॉडी डोनेट करके जाओ, नहीं तो कम से कम अपनी आंखें डोनेट करके जाओ ताकि किसी का तो कुछ संवर सके। राजस्थान में अभी भी ये प्रथा है कि वहाँ लकड़ी तो होती नहीं है, तो हिंदू लोग अपनी डेड बॉडीज़ को बरी करते हैं क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड। पीछे डेड बॉडी पड़ी हुई है वैन में और अंकल वो डेड बॉडी के साथ बातें कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ मोहित फ्रॉम इलाही ट्रैवल्स पॉडकास्ट। हमारे आज के जो गेस्ट हैं काफ़ी स्पेशल इंसान हैं क्योंकि ही इज़ समबडी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ सेल्फिशनेस, सरबजीत सिंह बॉबी रिमाइंड्स अस द ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी। अकॉर्डिंग टू हिम ये सब भगवान का काम है एंड बॉबी जी सिर्फ एक जरिया हैं। सरबजीत कभी अपना नाम बनाने या अपनी पहचान बनाने के लिए ये काम नहीं करते। वो ये काम कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये सब एक डिवाइन प्लान है और वो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। सो गाइज, लेट्स वेलकम सरबजीत सिंह बॉबी AKA वेला बॉबी। ओके, सो अभी आपने जैसे बताया कि आपने अपना नाम बताया था अभी माइक पे, पर माई फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका एक और नाम है। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम देयर सर। वॉट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? इट्स जहाँ तक मुझे पता है इट्स कॉल्ड वेला बॉबी। जी, सो वहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा कि वो नाम कहाँ से पड़ा, उसके पीछे की कहानी क्या है। बेला बॉबी, मैं अभी भी अपना नाम बेला बॉबी लिखता हूँ। मैं सरबजीत सिंह बॉबी भी लिखता हूँ। अगर आप यूट्यूब या गूगल में सर्च करेंगे तो वो वेला बॉबी भी डालेंगे तो पता चल जाएगा। वो एक मेरा दोस्त जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है हिमाचल में, ओके। वो कभी कभी ब्लड डोनेट करने भी आता था, रिज पे लंगर पे भी आता था, मुझे जानता था। तो एक दिन रिज पर आया मेरे पास ब्लड डोनेट करने, कहता यार बॉबी मेरा ब्लड ला ला। कहता तू मेरा कम ठीक है। तो पहले तो ब्लड लेंदा लोग ना, पंजाबी में बोल रहा हूँ मैं, कि पहले तो तू ब्लड लेता, फिर उसके बाद उनको लंगर खिलाता है, फिर डेड बॉडी में डालकर ले जाता था। राइट। तो उसने एक दिन वो ब्लड देने के बाद शाम को स्टोरी लिखी मेरे बारे में फेसबुक पे, और वो मैक्सिमम लोगों ने वो स्टोरी जब पढ़ी तो मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गए कि कौन है कौन है। क्योंकि कई बारी कुछ लोगों को ये लगता है कि आपके बारे में कोई गलत लिख रहा है, लेकिन उसने इस सेंस में लिखा था कि ऐसा बेला मेरे शहर में भी हो जो ऐसे सारे अच्छे काम करे जो तू काम करता, कि तू लंगर भी लगाता, ब्लड कैंप भी लगाता और डेड बॉडी वैन भी चलाता, कि इदां दा वेला आदमी मेरे घर च भी होना चाहिए, मेरे शहर च भी होना चाहिए, मेरे पिंड च भी होना चाहिए। और मैंने शुरू में वो नाम भी लिखना शुरू हुआ। और मेरी माँ भी मुझे अक्सर कहती थी तू सारे वेले कम करदा, तू डेड बॉडी का काम छोड़ दे, तू और कोई काम कर ले, क्या मिलता तेरे को। मुझे शुरू में जब मैं ये सेवा करता था तो अपने मुंह पर ना रुमाल बांध के जाता था यहाँ, और रुमाल बांधने की मकसद यही होता था कि डैड को सुबह आके कोई दुकान पर ना बता दे कि रात को ये 12 बजे डेड बॉडी लेके चला हुआ था। क्योंकि जब मैंने ये सेवा शुरू की थी तो मैंने रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक की थी। 98 में मुझे याद है कि ये मैंने सेवा शुरू की है। 98 में एक संस्था ने शिमला में डेड बॉडी वैन ली और उन्होंने उसके ऊपर ड्राइवर रखा 9 से 5, क्योंकि शिमला का जो क्रिमेशन ग्राउंड है वो काफ़ी दूर है, संजौली में है। तो उस वक्त 2-3 किलोमीटर तक कंधों पर उठा कर ले जाना, अब लोग इन चीज़ों से हट गए थे। पुराने वक्त में तो लोग टाइम निकाल लेते थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोग बिज़ी हो रहे हैं तो उनके पास टाइम नहीं है। तो एक संस्था ने गाड़ी ली, तो मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी, दैट वाज माय पैशन। तो जब वो गाड़ी को मैं देखता हूँ तो वो माल रोड से ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, सायरन मारते हुए, और लोग उस गाड़ी से डरते हैं, क्रॉस का निशान बनाते हैं। तो मुझे भी शौक़ था, तो मैंने उस संस्था से संपर्क किया कि एक चाबी आप मुझे दे दो, और जिस दिन आपका ड्राइवर छुट्टी पर हो उस दिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये काम दे दो। इसके अलावा रात को
मैं ये सेवा करना चाहता हूँ। शुरू शुरू में तो उनको लगा पता नहीं ये क्या करेगा गाड़ी से, लेकिन जब मैं पीछे पड़ गया, क्योंकि आप वर्बली किसी को बोल दो और किसी के पीछे पड़ जाओ, ये बहुत फ़र्क होता है। डेफिनेटली। तो मेरा वो शौक़ था, मैं उनके पीछे पड़ गया कि मुझे आप इसकी चाबी दे दो, तो वो मान गए। और मैंने ड्राइवर को भी बोला कि अब तू छुट्टियां ले लिया करे यार। डेफिनेटली, हाँ, ताकि आपको मौका मिल सके चलाने और का। जो मैंने सबसे पहली डेड बॉडी छोड़ी, वो दिवाली से 3-4 दिन पहले मुझे कॉल आई कि वो ड्राइवर आज है नहीं, आप सेवा कर देंगे, आपने बोला था। मैं कहा हाँ जी। और मैंने अपनी दुकान छोड़ी और भाग गया, और वो डेड बॉडी मैंने कैरी की, अपनी लाइफ की फ़र्स्ट डेड बॉडी, दिवाली से कुछ दिन पहले। और अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले मुझे पता चला कि वो डेड बॉडी किसकी थी। वो भी एक अलग स्टोरी है, अगर अभी समय मिलेगा तो हम उसको भी शेयर करेंगे कि जो मैंने सबसे पहली डेड बॉडी छोड़ी वो किसकी थी, और उसके साथ मेरे जीवन का एक और क्या नया मोड़ आया उस डेड बॉडी को छोड़ने के बाद। आज तक लगभग मैंने 4-5 हज़ार डेड बॉडीज़ छोड़ी होंगी। रिसेंटली जो अभी खुद अपने हाथों से सेवा की है वो मैंने पिछले महीने की है। अब क्योंकि मैं कम जाता हूँ ड्यू टू माई हेल्थ रीजंस, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ अभी 2021 में। ओके। 3 साल हुए मुझे किडनी ट्रांसप्लांट को, मैं एडमिट था 1.5 साल। दिन में 3 बारी मेरे डायलिसिस भी होते थे, लेकिन नाउ अगेन आई एम फिट। 1 साल बाद मैंने दोबारा से शुरू कर दी। 2021 में 25 अगस्त को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। 1 साल रेस्ट किया और दोबारा आई एम ऑन द रोड। सो आई एम लकी टू सर्व ह्यूमैनिटी अगेन। सर, मेरा वो सवाल नहीं जा रहा दिमाग से, वो फर्स्ट डेड बॉडी किसकी थी? वो डेड बॉडी जब मेरा अभी बेटा 2017 में डिसाइड हुआ कि हमने उसको पढ़ने के लिए कनाडा भेजना है, तो मैंने फ़ेसबुक को यूज़ किया। मैं सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ जब भी मुझे को होता है कोई काम। तो मैंने सोशल मीडिया में डाला कि एनीबडी इन वैंकूवर हु कैन हेल्प मी आउट, दैट माई सन इज़ कमिंग ओवर देयर, कि अगर कोई है वहाँ तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करे, कि वो अकेला आ रहा है और आई एम अफ्रेड कि अभी वो 18 साल का, तो कहाँ लैंड करेगा, कहाँ जाएगा। तो बीइंग अ फादर आई वॉज अफ्रेड। तो कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उसमें से एक लेडी ने रिस्पॉन्ड किया जो शिमला से ही थी। उसने मुझे मैसेंजर पे मैसेज डाला कि आप प्लीज़ चिंता ना करो, आप इतना काम करते हैं अच्छा सेवा का, तो मैं उसको लेने भी जाऊंगी और अपने घर लेकर जाऊंगी। तो वो लेडी शैली कौर, जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ, वो अपने घर ले गई। 10 दिन मेरे बेटे को रखा, उसको फिर कमरा दिलवाया, और मेरा बेटा 5 साल तक उसी घर में रहा जो उसने कमरा दिलाया। जब वो शैली इंडिया आई अपने पेरेंट्स को मिलने, अपनी मदर को मिलने आई, जो कि ऑकलैंड स्कूल के पास शिमला में रहती है, तो मैं भी उनको मिलने गया कि मैं उनको मिला था। तो जब मैं शैली की मॉम से मिला तो बातचीत चली, तो वो कहने लगे तुसी बड़ा अच्छा काम कर दे हो, ऐसे ऐसे बात चली कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, क्या क्या करते हो। मैं कह रही मैं डेड बॉडी वैन भी चलाता हूँ, लंगर भी। और मुझे याद है कि मैंने आज से कुछ साल पहले, यहीं दिवाली से कुछ दिन पहले, डेड बॉडी छोड़ी थी आपके घर के आसपास ही शायद, मुझे याद नहीं था। तो कहते कब की बात है? मैंने कहा हो गया आज से 10-15 साल पहले। कहते हो मेरे हस्बैंड सी। तो हाउ लाइफ कनेक्ट्स, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दोबारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाउ लाइफ कनेक्ट्स। जो मैंने जीवन की पहली डेड बॉडी छोड़ी वो उस शैली के पापा की छोड़ी थी, और शैली मेरे को काम आई 15 साल के बाद, कि मैंने वो सर्व की डेड बॉडी। और 15 साल बाद मेरा बेटा जब कनाडा वैंकूवर जा रहा तो वो शैली के घर में ठहर रहा है। सो गुड थिंग्स ऑलवेज पे। आप कुछ भी किसी का अच्छा कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कई बार हमें लगता है कि क्या फ़ायदा, इतना हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मेरा वो बेटा लैंड हुआ तो उसको अपने घर में लेकर जाने वाली वो लेडी थी जिसके पापा की डेड बॉडी मैंने उससे 15 साल पहले छोड़ी थी। और मुझे फिर एग्जैक्ट डेट भी पता चली कि मैंने वो कब छोड़ी थी, किसकी छोड़ी थी, क्योंकि मैं भूल गया था कि मैंने सेवा शुरू कब की थी। तो 98 में मैंने पहली डेड बॉडी छोड़ी थी।
98 में पैदा हुआ था सर। जब आपने वो गाड़ी की चाबी ली और जब अपनी पहली डेड बॉडी को उसकी सेवा करी, सो मतलब कोई भी अगर नॉर्मल इंसान अगर उस चीज़ को देखे तो उसको डर लगेगा। तो मेरे बेसिक क्वेश्चन है कि आपको क्या डर नहीं लगा बिल्कुल भी? आई वॉज एक्साइटेड। मेरे को सारे ये पूछते हैं डर नहीं लगा। हाँ। तो मैं अपने हर इंटरव्यू में हर जगह यही कहता हूँ, सबसे खतरनाक लोग जिंदा लोग होते हैं, जो आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते हैं। मरा हुआ किसी का क्या बिगाड़ेगा। और मेरे को इसी बहुत बात सही। पर एक जोक मैं शेयर करना चाहूँगा हाँ जी। कि मैं अपनी टॉक्स में शेयर करता हूँ, जो आपके व्यूअर्स है वो भी सुने। एक बार एक सरदार जी, वो भी मेरी तरह ही काम करते थे, डेड बॉडीज़ को सर्व करने का काम करते थे। तो एक दिन उनकी फैमिली ने उनको कहा कि अब ये काम छोड़ दो, हुण तुसी ये काम छड़ दिओ। पंजाबी मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ कि हुण तुसी ये काम छड़ दिओ, बड़े साल हो गए लोगों की सेवा करते करते, हुण कोई अच्छा काम कर लो। कहते हाँ मनु भी लगता कि हुण कर लीए। कहते चल टैक्सी पा लेंगे। वो टैक्सी डाल लेते हैं सरदार जी, और पहले दिन पहली सवारी को वो छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ। तो जब वो डेस्टिनेशन पहुँचते हैं तो पीछे से सवारी हाथ मारती है, हाँ जी कितने पैसे, और सरदार जी वहीं हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो लोग पूछते क्या हुआ, मर कैसे गए? वो कहते आज तक पिछों दी किसी ने हाथ नहीं मारिया सी। Got it. हाँ। तो आप सोचिए जिंदा लोग कितने खतरनाक हैं। राइट। अच्छा, क्योंकि वो भी डेड बॉडीज को पहले ट्रांसफर करते थे। गॉट इट। ओके। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में कभी कुछ? नो, मैं बीच बीच में ट्राई करता रहता हूँ जिंदा लोग भी। दैट्स गुड। सो जब आप मेरे को ये पूछना है कि सबसे पहले तो जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, मुझे पता चला है कि पहले आप ब्लड डोनेशन कैंप्स के आप एक वॉलंटियर की तरह आपने शुरुआत करी थी जी। तो उसके बाद जब उनका वो काम उन्होंने बंद कर दिया, लोगों ने वॉलंटियर का मतलब ब्लड डोनेशन कैंप करवाना बंद कर दिया, तब आपने फिर खुद से चालू करा। बट आप सबसे पहले पहुँचे कैसे इस काम में उस समय? उस वक्त मैं जब कैंप्स लगते थे तो गुरुद्वारे में लगते थे, जैसे कोई गुरुपुरब आ गया तो गुरुद्वारे में कैंप लगाते थे और एक सरदार जी वहाँ लगाते होते थे। तो मैं उस काम के लिए भी बहुत एक्साइटेड रहता था कि मुझे भी ब्लड देना है। तो मैं चुपचाप से जाके ब्लड दे आता था, कभी अपने बर्थडेज पे या कोई भी रीज़न 3 महीने बाद दे आता था। लेकिन एनर्जी बहुत थी, काम करना चाहता था, तो मैं उन सरदार जी के साथ एज अ वॉलंटियर जुड़ गया। जब उनकी थोड़ी सी हेल्थ अनस्टेबल हुई तो मैंने वो कैंप की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, और फिर को और लार्जर स्केल पर, फिर गुरुद्वारा मेरी लिमिट नहीं रही। फिर मैंने शिमला के रिज मैदान पर कैंप लगाने की दिए शुरू, स्कूल कॉलेजेस में जाना शुरू कर दिया, मोटिवेशनल टॉक्स देनी शुरू कर दी उसके बारे में, और 25,000 यूनिट रक्त इकट्ठा करके मैंने शिमला के ब्लड बैंक्स को आज तक दिया है। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और ब्लड की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जब आपको ब्लड चाहिए ना, तो आपको ब्लड चाहिए, वो चाहे किसी भी जात का हो, धर्म का हो, कास्ट का हो, जेंडर का हो। यू नीड ए पॉजिटिव, दैट्स इट, यू नीड ए पॉजिटिव। यू नीड बी पॉजिटिव, यू नीड बी पॉजिटिव। यू डोंट आस्क द नेम कि हु हैज़ डोनेटेड दैट ब्लड। तो वो ब्लड की सबसे बड़ी खासियत है कि जब आपको ब्लड चाहिए, क्योंकि आजकल जो माहौल बन रहा है, हालात बन रहे हैं, तो कितने वर्स्ट हालात बन रहे हैं। और मैं उस एरिया से आता हूँ जहाँ अभी भी कुछ गांव में कुछ जाति वालों को धार्मिक स्थानों पे जाने नहीं दिया जाता, सिर्फ इसी वजह से कि उनकी जात लोअर है। तो ब्लड में सबसे बेस्ट पार्ट है कि जात नहीं देखी जाती, सिर्फ ब्लड ग्रुप देखा जाता। सर इससे मेरा एक सवाल है, और वो ये है कि आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दिस मच, मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद इंसान का ये बैरियर तो हट जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला बैरियर हट जाता है काफ़ी हद तक। सो आपका क्या नज़रिया चेंज हुआ आफ्टर योर वर्क टूवर्ड्स रिलीजन एंड टूवर्ड्स डिफरेंट कास्ट एंड पीपल? हाउ डू यू लुक द वर्ल्ड? अभी कैसे देखते हैं आप सब चीज़ों को?
जब मैंने ये सेवा शुरू की थी ना मोहित, तो मुझे लगता था कि जो सरदार होते हैं वो धरती के सबसे बेस्ट लोग होते हैं। लेकिन सेवा करते करते जब मैं बहुत सारे लोगों से, संस्थाओं के लोगों से मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा और लोग इतना कुछ कर रहे हैं, और लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कभी लाइट में आए ही नहीं। मैं तो चलो डेड बॉडी की सेवा कर रहा हूँ, या ब्लड कैंप्स लगा रहा हूँ, या हॉस्पिटल में लंगर लगा रहा हूँ। कुछ लोग तो इतना काबिल तारीफ़ काम वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, शिमला में अगर मैं कर रहा हूँ तो शिमला कोई बहुत बड़ी जगह तो है नहीं, इंडिया का बहुत कैपिटल का, हिमाचल का छोटा सा शहर है। तो क्या सोलन में कोई नहीं कर रहा? दिल्ली में कोई नहीं कर रहा? दिल्ली के हर एरिया में कोई ना कोई व्यक्ति अपने लेवल पर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहा है। जहाँ आप रहते हैं ना मोहित, तो आप जिस दिन इस एरिया को आप सर्च आउट करेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको बहुत बेहतरीन लोग मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं शिमला में कर रहा हूँ तो आई एम एन एक्सेप्शनल पर्सन ओवर देयर। भगवान ने मेरे से ये सेवा करवानी थी, मैं इस काबिल हूँ। मैं कल एक कोटेशन पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत कोटेशन थी फेसबुक पे, कि अगर किसी गरीब की मदद के लिए भगवान ने तुम्हारी जेब का इस्तेमाल किया ना, तो यू आर द मोस्ट लकी पर्सन। अगर उसने तुम्हारी जेब का इस्तेमाल किया, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। करवाता भगवान है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमने ये सब कुछ किया। तो मुझे नहीं पता कि वो 1.5 साल जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो वो कैसे चल रहा था लंगर। भगवान चाहता था कि मैं 1.5 साल, अब जो अपने अहंकार में शायद ये सोचता था कि वो लंगर मैं चला रहा हूँ, वो चाहता था नाउ इट्स योर टाइम टू हैव अ ब्रेक, बच्चों तेरे बगैर भी काम चलेगा। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है। कितने लोग इस धरती पर आए, कितने लोग अभी प्रेजेंट है और कितने आएंगे, काम नहीं रुकता, किसी का भी कोई काम नहीं रुकता। वो लंगर हमारा अगले महीने 10 साल पूरे कर रहा है। 2014 में शुरू किया था, और जिस मेडिकल कॉलेज में वो लंगर लगता है, आई थिंक वो 1975 या 78 से चल रहा है। तो क्या मेरे से पहले वो लोग भूखे मर रहे थे? कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता। ये भगवान का कंसेप्ट है कि उसने पत्थर में भी कीड़े को रोटी पहुंचानी है। हमारी गुरबाणी की एक लाइन है कि मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं उसको बताऊंगा अभी, बहुत अच्छी लाइन है वो, कि कीड़े को भी वो पत्थर के अंदर रोटी देता है, तो तू क्या चीज़ है कि तू सोचता है कि तू किसी को खिला रहा। गुरबानी की एक लाइन है, वो जैसी मुझे याद आएगी मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करूँगा। पर सर, टॉकिंग टू यू, मुझे ये समझ में आया कि आप में वो अहंकार नहीं डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मैं कुछ कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों में आ जाता है। अगर आज की डेट में कोई बंदा किसी की मदद कर दे तो वो यहाँ पे रखता है कि मैंने किसी की मदद करी है, और उसका ईगो जो है वो लिफ्ट हो जाता है टू सम एक्सटेंट, राइट। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीज़ डेवलप ना हो, स्पेशली यंगर जनरेशन को, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज किसी की मदद करी है तो मेरे में वो ईगो डेवलप ना हो और मैं ग्राउंडेड रहूँ, रियलिटी से जुड़ा रहूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? First of all, you think you are the most blessed person that you are doing like this. क्योंकि मैं अपने स्कूल टॉक्स में भी बच्चों को ये समझाता हूँ कि जब भगवान आपको इतनी शक्ति दे रहा है कि आपका हाथ अगर ऐसे है और दूसरी तरफ किसी का हाथ ऐसे है, तो यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन द अर्थ, कि आप किसी की मदद करने काबिल हैं। और अहंकार मोहित ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, बीच बीच में दिमाग ख़राब हो जाता, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और मोहित, मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं सबको ये कहता हूँ मेरे साथ मत जुड़ना, क्योंकि बीइंग अ सरबजीत सिंह बॉबी, आई हैव सो मैनी शॉर्ट कमिंग्स इन माई सेल्फ। यू जस्ट जॉइन द कॉज, बिकॉज कॉज इज़ वेरी बिग, राइट। अगर वो मैं डेड बॉडी वैन चला रहा हूँ तो आप भी चला सकते हैं, कुछ नहीं होता, कोई डर नहीं। मैं रात को 2-2 बजे छोड़ कर आया हूँ। मैंने एक लेग का क्रीमेशन किया हुआ है, जो सिर्फ एक लेग थी, और न्यूली बॉर्न बेबीज़ का किया हुआ है, 100 साल के लोगों का किया हुआ है। तो सबने वैसे ही जाना है, सेम प्रोसेस में जाना है। अपने डैड की डेड बॉडी को अपनी ही डेड बॉडी वैन में, अपनी माँ की डेड बॉडी को अपनी डेड बॉडी वैन में,
और जब मैं बीमार हुआ था 2021 में, तो मुझे लग रहा था मुझे भी उसी डेड बॉडी वैन में जाना पड़ेगा। तो अहंकार नहीं करना, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन इट हैपन्स, ये आता ही आता। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में होते हो, जब आपके पास ऐसे लोग खड़े होते हैं कि जिनका बच्चा बीमार है, लास्ट स्टेज में है, जिसकी ये भी गारंटी नहीं कि वो आज लंगर खाने आया हुआ है, अगले हफ्ते आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि 2 साल के बच्चे को भी कैंसर है, 100 साल के व्यक्ति को भी कैंसर है। अब 2 साल के बच्चे ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि उसको कैंसर है? अगर हम धार्मिक लिहाज से देखें, साइंस को अगर छोड़ें थोड़ी देर के लिए, तो उसने तो कोई पाप नहीं किया, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसको क्यों हो गया कैंसर? उसको कैंसर क्यों हो गया? तो लोग कहते हैं उसके माँ बाप ने कोई ऐसे कर्म किए होंगे कि उनके घर में वो बच्चा पैदा हुआ, व्हाट्सोएवर, सो मैनी थ्योरीज। आजकल अब श्राद्धों में आपके साथ मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, तो श्राद्धों की बहुत डिफरेंट स्टोरी है। लोग आते हैं हमारे पास लंगर में श्राद्ध कराने के लिए, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जी जीते जी खिलाना चाहिए अपने माँ बाप को, अब क्यों अपने पितरों को खिला रहे हो, अब क्यों याद आ रहे हैं? बिकॉज अ सर्टन पर्सन हैज़ सेड टू यू दैट डू दिस सेवा, कि उसने बोला है, या एक रीत बनी हुई है कि खिलाते हैं, सो खिलाते चलो। बट वही श्राद्ध आप साल भर करें तो साल भर गरीब लोगों को खाना खिलाएं, साल भर ऐसे लोगों को ढूंढे जो भूखे हैं। आजकल तो जो सड़कों पर भूखे बैठे हुए हैं श्राद्धों में, वो कह रहे हैं जी अभी तो कोई खीर खिला गया था, आप फिर ले आए। लेकिन 365 दिन में से अगर हम 20 दिन सिर्फ ये सेलिब्रेशन करें और 345 दिन आपके वो डोर को नॉक करता रहे कि मुझे भूख लगी है, आप उसको ना खिलाएं, व्हाट इट मेक्स अ सेंस? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। पर सर आज के डेट में कि ये डिल्यूजन भी तो होता है कि अब आपको पता नहीं कि किसकी मदद करी सच में करी जाए और किसकी मदद ना करी जाए। देखो, रोटी तो सबको ही खिला सकते हैं ना, पैसे ना दें तो रोटी तो सबको ही खिला सकते हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि जी मुझे खाना खिला दो, बट हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम तो है नहीं, उसको 5-10 रुपये दे दो, फिर बाद में कह रहे हैं जी इनको नहीं देने चाहिए, ये सब दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। वो उसने तो बोला नहीं था कि मुझे कुछ पैसे दो, उसका सबसे पहला वर्ड होता है रोटी खिला दो। बट हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम उसको रोटी खिला दें ना। हम क्यों चाह रहे हैं कि नहीं हम रोटी नहीं खिलाएंगे, हम तेरे को 10 रुपये देंगे? खिला दो उसको रोटी। जब मेरे साथ कोई पूछता कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं सबको यही मैसेज देता हूँ, इफ़ यू आर वेल इनफ तो हफ्ते में एक दिन अपने सरकारी अस्पताल में, नज़दीकी सरकारी अस्पताल में चले जाओ और 5 लोगों का खाना, 4 चपाती उसके ऊपर सब्ज़ी डालकर ले जाओ और सरकारी हॉस्पिटल में जाना और 5 लोगों को खाना खिला देना। इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। अपने गुरुद्वारे नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, चर्च नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, अपने भगवान अल्लाह खुदा को ये खुश करना है ना, तो उसको गरीब को खुश कर दो। गुरबानी की एक तुक है, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। किसी गरीब के मुंह में डाल दोगे तो ये समझो आपके गुरु को मिल गया। जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप वर्शिप करते हैं, आप अगर उसको मानते हैं और अगर ये भी मानते हैं आप कि अगर भगवान के मंदिर में आप डोनेशन बॉक्स में पैसा डाल रहे हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं मोहित, आप मंदिर जाओ, आप जेब में से पैसे निकालते हैं और वो डोनेशन बॉक्स में डालते हैं। क्यों डालते हैं आप? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्यों डालते हैं आप? क्या सोच के डालते हैं? कि भगवान को चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। और ये आप महसूस करते हैं कि भगवान देख रहा। आप उस मंदिर की अथॉरिटी को तो नहीं दे रहे ना, आप ये सोचकर दे रहे हैं कि भगवान को दे रहे हैं। तो जब आपको लगता है कि आपने उस डोनेशन बॉक्स में पैसे डाले हैं और भगवान इज़ लुकिंग, एंड व्हेन यू आर फीडिंग अ पुअर पर्सन, देन व्हाट? बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि हमें किसी भी गुरुद्वारे मंदिर की तिजोरियाँ, डोनेशन बॉक्स नहीं भरने, जब हमारे को भगवान ने एक बड़ा सीधा सा मैसेज दिया हुआ है, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। आपका कोई भी गुरु है, गरीब के मुंह में डाल दो। बट हम क्या कर रहे हैं? डोनेशन बॉक्स में भर रहे हैं। और वो ज़्यादातर, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने मंदिर गुरुद्वारे को बार बार तोड़ रहे हैं। पहले संगमरमर लगता था, अब ग्रेनाइट लग रहा है, अब उससे भी महंगा स्टोन अगर आ गया वो लग रहा है, बाहर सोना लग रहा है, बाहर
चाइनीज़ लाइट्स लग रही हैं, सब कुछ लग रहा है, लेकिन उसी मंदिर के बाहर हज़ारों लोग उस आदमी की वेट कर रहे हैं जो अभी खाना लेकर आएगा और वो खाना खाएंगे। अंदर वाले उनको भगा रहे हैं बाहर कि गेट आउट, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर कुछ लोग आते हैं गाड़ी में खाना लेकर और वो हज़ारों लोग टूट कर पड़ जाते हैं उस गाड़ी के ऊपर कि उनको खाना मिलेगा। तो आप इमेजिन करो, गुरुद्वारे के बाहर, गुरुद्वारों में ऐसा नहीं है, वहाँ लंगर चल रहे हैं, लेकिन अक्सर धार्मिक स्थानों के बाहर हज़ारों लोग खड़े हुए हैं कि अभी कोई खाना खिला देगा। क्योंकि खाना तो बेसिक 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 रिक्वायरमेंट है। तो हमें भगवान के मैसेज को ना, ये अपना दिमाग, मैं एक और बात मोहित अपनी टॉक्स में कहता हूँ सबको, इंसान और जानवर का फ़र्क आपके हिसाब से क्या है? हमें मतलब कॉन्शियसनेस है, हमें सोचने की शक्ति मिली हुई है, हमें दूसरे का दर्द दिखाई देता, लेकिन जानवर नहीं सोच सकता। हमारे सभी धार्मिक लोगों की धार्मिक पुस्तकों में लिखा ना कि जो इंसान के रूप में हम पैदा हुए हैं वो बहुत सालों बाद हुए हैं, बहुत सारी पहले हमें सांप बनना पड़ता था, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता था, फिर हम इंसान बने। बट हम इंसान काय को बने हुए हैं? कॉर्पोरेट पीपल बनने के लिए, ऑडी गाड़े लेने के लिए, सबके पास ऑडी होनी चाहिए, सबके पास एक विला होना चाहिए, सबके पास प्राइवेट जेट होना चाहिए, इसलिए तो नहीं बने। अगर हमें विजडम मिली है तो थोड़ी विजडम, ठीक है, लाइफ का एक गोल होना चाहिए, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, सब कुछ ले लो, नाउ व्हाट? द मोस्ट richest person on this earth, after reaching that level of money, they start giving to the people. Why? Because जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनको समझ आती है, now I have to give, now I have to contribute. उनको फिर समझ आती है। बहुत सारे संस्थाएं हॉस्पिटल्स को करती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट खोल देती हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ये सारे काम करती है, लेकिन बहुत सारी जेन्युइन संस्थाएं जब ये काम करती हैं तो उनके काम बहुत अमेजिंग होते हैं। और पूरे भारत में तो ये मशहूर है कि बाहर से भी लोग आकर यहाँ की चैरिटेबल संस्थाओं में कोई आँख का इलाज करा रहा है, कोई नकली टांग लगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो संस्थाएं जाग चुकी हैं, उनको भगवान का मैसेज मिल चुका है। वो चाहे सिख धर्म के होंगे, किसी भी धर्म के होंगे। और एक और बात मोहित, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अच्छे और बुरे लोग हर धर्म में मौजूद हैं। हम सिर्फ कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को जब ब्लेम कर देते हैं तो दैट इज़ वेरी बैड। मुझे बहुत हर्ट होता है कि जब कुछ लोग गलत काम करते हैं और हम ये बोल देते हैं कि ये पूरी कम्युनिटी गलत है। मैं आज दिल्ली में था तो मैंने देखा कि दिल्ली में पिछले दिनों कोई एक एक्सीडेंट हुआ था कि वो बाइक से एक लड़का, कार से एक लड़का मर गया। नहीं, वो कार वाला नहीं, जो पानी भर गया था एक बेसमेंट में। हाँ, वो इंस्टीट्यूट में हुआ था। इंस्टीट्यूट में हुआ था तो बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे मर गए। तो जब मैं वो देख रहा था वो बिल्डिंग किसकी है, तो देयर वाज 4 सिक पर्सन, वो 4 सरदार लोगों की थी। मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा, बट इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट कैन हैपन टू एनीवन। बट अगर वो 4 सरदारों की बिल्डिंग थी तो क्या सारे सरदार गलत हैं? फिर तो लंगर लगाने वाले सरदार अच्छे भी हैं ना। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट किसी और धर्म वाले से हो जाता है या कोई और धर्म वाला कर देता है, हम सबको क्यों एक क्राइटेरिया में फिक्स कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही है? वो तो कोई भी कर सकता, कोई भी कर सकता। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे और बुरे लोग, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान की कह लो बदकिस्मती है कि एजुकेशन नहीं मिल पा रही। मिल तो रही है सर, पर क्वालिटी एजुकेशन प्लस एक रेस लगी हुई है कि बस स्कूल में डालना है, नाउ इट इज़ द जॉब ऑफ द स्कूल। लेकिन जो घर में उसको शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स आर द फर्स्ट गुरु ऑफ अ चाइल्ड। अब 8वीं का बच्चा स्कूल जाने से पहले अगर सिगरेट पी रहा है तो माँ बाप को देखना चाहिए ना वो सिगरेट उसको किसने शुरू करवाई है। स्कूल से बाहर आकर वो अगर ड्रग्स ले रहा है तो वो किसने उसको ड्रग्स प्रोवाइड करवाया है। लेकिन यही बात है कि
सब लोग इग्नोर करते हैं कि मेरा बच्चा सेफ है, उसका पी रहा। जिस दिन ये मान जाएंगे ना कि हमारे बच्चे पी रहे हैं, तब चेंज आना शुरू होगा। जब तक हम ये सोचेंगे ना मेरा बच्चा नहीं पी रहा, उसका पी रहा है, तो बॉस डोंट हेजिटेट, किस दिन तेरा भी पी रहा होगा, फिर वो चुप होगा। जब तक हम अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, एक अच्छा समाज नहीं बनाएंगे। अच्छा समाज नहीं बन पाएगा। जब हमें स्कूल के बाहर कोई ड्रग्स बेचते हुए दिखे या कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़, तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए मेरा बच्चा तो नहीं है, मेरा बच्चा तो अच्छे स्कूल में पढ़ता, वो नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन अच्छे स्कूलों का भी हालात सबको पता है कि Definitely आजकल same है। क्या हो रहा। इनफैक्ट वर्स है, वर्स है। ओके। मैंने सो मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो नीम करोली बाबा, अगर आपने जी, शायद सुना भी मैंने होगा। अभी देखे हाँ जी, हैं। हाँ जी। सो उनकी एक लाइन है, वो कहते हैं कि जो काम आप भगवान के लिए करते हो, वो काम के होने के जो तरीके हैं वो बहुत, मतलब बेसिकली अगर कोई आप काम किसी भगवान के लिए कर रहे हो, राइट, किसी को मदद करनी हो गई, कुछ भी हो गया, तो काम अपने आप हो जाता है। वो पूरी कायनात ऐसे एक फॉर्म हो जाती है कि आपकी हेल्प कहीं ना कहीं से हो जाएगी। आई एग्री, 100% तो मुझे वो जानना था आपसे कि आपके साथ में ऐसा कोई इंसिडेंट रहा है, बिकॉज मेरे को लगता है कि रहा होगा फॉर श्योर। मोहित, इसका सबसे बेस्ट आंसर यही है कि आप मुझे ही देख लो। जब मैंने ये शुरुआत की थी आज से 10 साल पहले, तो सुबह सिर्फ चाय देता था, और जब वो चाय की परमिशन भी मुझे लेनी थी, तो वो भी बहुत एक लंबी स्टोरी है कि मुझे बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ा। लेकिन आज वही लंगर है 10 सालों के बाद कि 3000 लोग खा रहे हैं लंगर। वो सुबह 7 से 9 तक हम चाय, बिस्किट, ब्रेड, दलिया, दूध देते हैं। 11 बजे से 3 बजे तक का हमारा 4 घंटे का लंच है, और शाम को 7 से 9:30 बजे तक का लंगर है। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो सब लोग कहते थे ये होगा कैसे। मेरा जो जज्बा है वो कोई नहीं देखता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, तू करेगा कैसे? राइट। आएंगे कौन? ड्राइवर्स आ जाएंगे, तेरे ग्लास चोरी हो जाएंगे। और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के कुछ ऐसे लोग जिनसे मैंने वो जगह ली थी, वो कहते थे तुम जगह पे कब्ज़ा कर लोगे, यस। और तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारा शूज़ का बिज़नेस है, तो तुम यहाँ भी अपना कोई बिज़नेस चलाओगे। लेकिन जब आप पूरी डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ कोई काम करना चाहते हैं, और मैं फील करता हूँ अब 10 सालों के बाद कि वो मुझे 6 महीने की टाइम क्यों लगा परमिशन लेने के लिए, भगवान ऐसा ही चाहते थे। क्या हुआ था सर उस 6 महीने में? जब मैंने वो परमिशन मांगी ना मोहित, कि मुझे जगह चाहिए हॉस्पिटल में, मैं चाय, बिस्किट या दलिया देना चाहता हूँ, तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ मुझे यहाँ से वहाँ भगाती रही। तो वहाँ एक शिमला के डीसी साहब थे, मैं उनके पास गया कि मुझे कैंसर हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे चाय, बिस्किट और दलिया देना है, खिचड़ी देनी है। किसको देनी है? इनका गरीब लोग जो आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। तेरे को ये ख्याल क्यों आया? उनका जी मेरा दिल है कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि वहाँ सबसे दुखी लोग आते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं, इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। और मैंने सुना है कि नीचे पीजीआई में देते हैं, तो शिमला में भी मैं करना चाहता हूँ, दिल्ली में सुना मैंने करते हैं लोग। नहीं, यहाँ नहीं होता। कहते फिर ऐसा कर, तू गाड़ी में बना कर ले आया कर और बांट दिया कर। मैंने कहा जी शिमला में वेदर कंडीशंस हैं, बारिश है, बर्फ़ है, गाड़ी में पॉसिबल नहीं है। आप हॉस्पिटल में कहीं भी छोटी सी साइड पे जगह दिलवा दो। तो इसके लिए तो कहते यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने कहा फिर क्या करें, चल एक एप्लीकेशन लिख। तो मैंने लिखा, तो मुझे कैंसर के स्पेलिंग भी नहीं आते थे, तो वो मुझे डांटने लगे, तेरे को कैंसर के तो स्पेलिंग लिखने नहीं आते, CANSER लिख दिया तो कैंसर के स्पेलिंग। मैंने कहा जी वो आप छोड़ो, मेरे इमोशंस को समझो, मुझे अभी जगह चाहिए। खैर उन्होंने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स थे वो किए, उन्होंने मुझे भेज दिया, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट भेज दिया। फिर वही सबको रिप्लाई, क्यों करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। फिर पॉलिटिकल लोगों के इन्फ्लुएंस के साथ मुझे जगह मिली। तो जब जगह मिली तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के सो मैनी क्वेश्चंस एंड अगेन कि आपको जगह कहाँ दे, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। पूरा हॉस्पिटल में इतनी सारी जगह खाली, और मैं कितनी मांग रहा हूँ? सिर्फ 100 स्क्वायर फीट जगह, जितना आपका ये स्टूडियो है
इससे भी आधी से भी आधी जगह मैं मांग रहा हूँ, तो वो भी देने के लिए इतनी आनाकानी, और ये सारे प्रोसेस में 6 महीने लग गए। तो मैं अब रियलाइज़ करता हूँ वो 6 महीने क्यों लगे थे। भगवान मेरी डेडिकेशन चेक करना चाहते थे, कहीं मैं बैकआउट तो नहीं कर जाऊँगा। क्योंकि कई बारी जब आपका कोई काम बन नहीं रहा होता और इट इज़ टेकिंग टाइम, गॉड इज़ चेकिंग योर पेशेंस, गॉड इज़ चेकिंग कि अब कितना तू डिवोटेड है। जब वो 6 महीने उसने देख लिया कि मैं सेक्रेटरीट में भी धक्के खा रहा हूँ, और क्यों खा रहा हूँ, अपने लिए तो नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लोगों के लिए, तो फाइनली मुझे एक जगह मिल गई। फिर 2014 से लेकर 2016 तक हमारा लंगर चला। फिर एक दिन एक सिलेंडर लीक हो गया हमारे लंगर में 21 अक्टूबर 2016 को, और वो लीक हुआ और 1-2 मिनट में वो आग बुझ भी गई। फिर हम सड़क पर, हमें ऑर्डर आ गए कि जी आप 500 मीटर के दायरे में अब नहीं आएंगे तो हॉस्पिटल दुकान के। जल गई थी? नहीं, वो लंगर हॉल हमारा, अच्छा, लंगर, ओके वहाँ एक सिलेंडर लीक हुआ और 2-4 मिनट में वो बुझ गई। लेकिन वो ओके, खबर इतनी तेज़ी से फैली वो मीडिया में कि समझ गया। अब वहाँ इस से लंगर को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कि अनसेफ हॉस्पिटल होगा, को हाँ। सेफ्टी नहीं है, यहाँ रेडिएशन है, यहाँ ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिनको आग लग जाती तो हॉस्पिटल ब्लास्ट हो जाता, ब्ला ब्ला ब्ला, सो कुछ हुआ। फिर सड़क पर साइडों से तरपालें लगाई और हम अपना खाना बना रहे हैं, और वो खाना रोज़ बनाते थे और वहाँ हॉस्पिटल जाकर बांटते थे। फिर वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को प्रॉब्लम, आप क्यों कर रहे हैं? मैं कहा जी यहाँ तो बना ही नहीं रहे, हम तो सड़क से बना के ला रहे हैं, कहीं से हॉस्पिटल से काफ़ी दूर। बनाते रहे 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, और हमारे को परमिशन मिल गई, क्योंकि मामला जब ठंडा होता तो फिर कहते ठीक है, इट इज़ अ कॉज फॉर ह्यूमैनिटी। क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं, और हर जगह होते हैं। तो उस वक्त के बहुत अच्छे एक हमारे सीएम साहब थे, वीरभद्र सिंह जी, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा ओके फ़ाइन, तुम्हारा क्या कसूर है, वो सिलेंडर तो किसी के भी घर में भी लीक हो सकता, और कुछ हुआ नहीं है, 1-2 मिनट में बुझ भी गया। तो उन्होंने कहा कि अब इसको जगह दो। तो मोहित देखो भगवान क्या करवाना चाहता था ये सारे आग के इंसिडेंट के बाद। पहले मेरे पास 90 स्क्वायर फीट एरिया था, अब मुझे 800 स्क्वायर फीट एरिया मिल गया। ही वॉन्टेड मी कि वो आग ना लगती, सिलेंडर लीक ना होता, तो मैं सारी लाइफ वहीं पर स्ट्रगल करता रहता। कई बारी भगवान आपको जब किक मारनी होती है तो आपको 2 कदम पीछे लेकर जाता। ऐसे जब मैं बीमार पड़ा तो हमारे लंगर को बंद कर दिया गया। अभी जब कोशिश आपका की, ट्रांसप्लांट हुआ था 2021 21 में में, उसका बिजली पानी बंद कर दिया, और 18 महीने तक बिजली पानी नहीं था। बट मेरी टीम, डेडिकेटेड लोग धरने पे बैठ गए, माल रोड पे रोज़ प्रोटेस्ट मार्च निकलते थे हमारी फेवर में, लेकिन उनके जूं भी नहीं रहेंगी। लेकिन हमने लंगर नहीं बंद किया, लंगर चलाते रहे बगैर बिजली और पानी के। आप सोचिए कैसे? रोज़ का 2000 लोगों के लिए हम लंगर बनाते थे, पानी के टैंकर्स परचेज़ करते थे, रोज़ 2-4 हज़ार रुपये का पानी रोज़ ख़रीदते थे, और बिजली के लिए हमने बड़े बड़े जनसेट्स ले लिए थे। लंगर बंद नहीं हुआ। जो हम स्टील की प्लेटों में लंगर देते थे वो अब हमने पेपर प्लेट्स में देना शुरू कर दिया। बारिश बर्फ़, शिमला में तो वर्स्ट कंडीशंस होती है वेदर की, लेकिन बड़ा दुख होता था जब लोग हमारे से खाना ले जाकर सड़कों पर बैठकर खा रहे हैं। लेकिन भगवान ये चाहता था, क्योंकि जब मैं वो सोशल मीडिया पे रोज़ फोटो में डालता था तो जिनको लंगर के बारे में नहीं भी पता था उनको भी पता चला, और वो सरकार को तो बहुत गालियाँ मारते थे, हमारे को बहुत सपोर्ट करते थे वो। तो जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया कि हमारे साथ सरकार ने कितना बड़ा वो अनर्थ किया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी कर्ज से हारे, वो सरकार हार गई 18 महीने बाद। और जैसी दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने, जब हम मिलने गए नए सीएम को, तो अभी मैं मिल रहा हूँ, उन्होंने तुरंत अपने ही फ़ोन से एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि इनका बिजली पानी बहाल करो। और आप इमेजिन कीजिए, छोटा शिमला से हॉस्पिटल सिर्फ 3 किलोमीटर है, तब तक पूरा प्रशासन कोई बिजली लगा रहा, हमारा पानी लगा रहा, और वो जो 18 महीने तक कुछ नहीं था वो बिजली पानी 1 घंटे में लग गया। और फिर से एक और न्यूज़ बन गई कि देखो वो 18 महीने से पुरानी सरकार ने ऐसा किया हुआ था।
मैं ये पॉलिटिकल एंगल्स की Right. वजह से नहीं कह रहा, राइट बट भगवान चाहता था ये लंगर का नाम और चले, लोग और जुड़ें, क्योंकि मोहित मेरे लिए बहुत टफ है कि रोज़ का 30-40 हज़ार रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा। एक आदमी को खाना खिलाना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम राइट तीनों टाइम का रोज़ खाना खिला रहे हैं 3,000 लोगों को। 15 हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारी 3 एम्बुलेंसेज हैं, डेड बॉडी वैन है, रोटी वैन है, बच्चे जुड़े हुए हैं, हमें खाना भी बनाना है, अपने पेड एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी देनी है, तो हमें बहुत सारे फंड्स चाहिए। तो वो लंगर का नाम कहते हैं ना, कुछ बदनाम होंगे तो नाम भी होगा, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो भगवान हर जगह हमें सपोर्ट करता। जब भी कोई ऐसे क्राइसिस आते हैं तो भगवान पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं और हमारे सारे काम हो जाते हैं। अभी कुछ भी लेना होता है तो हमें मांगने नहीं जाना पड़ता, हेल्प आ जाती है सामने हेल्प से। आ जाती है, हम सोचते हैं और वो काम हो जाता है। अभी रोटी मशीन लेनी थी पीछे जैसे, तो बहुत सारे लोग जब लंगर आते हैं तो हमें बोलते हैं जी कभी कुछ चाहिए हो, तो मैंने फ़ोन मिला दिया किसी को कि जी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें एक रोटी मशीन चाहिए, तो 4 लाख रुपए की मशीन किसी ने पूना से उठा कर भेज दी। एज अ डोनेशन हाँ 4 लाख की मशीन। हाँ। और एम्बुलेंसेस मोहित 3 एम्बुलेंसेस हैं मेरे पास और मैंने एक भी नहीं खरीदी है। लोग डोनेट कर जाते हैं और एक का तो मेरे को नाम भी नहीं पता वो कौन है, उसने सिर्फ हमारे को ड्राफ्ट भेजा कि ये जाके ख़रीद लो। तो जब आप कुछ अच्छी इंटेंशन से करते हैं तो वो कहते हैं ना कायनात आपका साथ खड़ा हो Right. जाती है। तो रोज़ कोई ना कोई अननोन नंबर से कॉल आती है कि आपके लिए आज हम राशन भेज रहे हैं, अब ये भेज रहे हैं। 99% डोनर्स को 10 सालों से मैं नहीं जानता हूँ मोहित, कौन वो लोग हैं जो आ रहे हैं और देके जा रहे हैं। और ये शिमला एक छोटा सा शहर है, तो ऐसे ही भगवान ने ये सारे काम करने। मैं नहीं खिला रहा उन लोगों को, मैं कौन होता हूँ रोज़ 3,000 लोगों को फीड करने वाला। ये भगवान का एक सिस्टम है कि वो रोज़ खिला। आपके एम्बुलेंस के पीछे सर मैं ऐसे गूगल पे जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक कोट देखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि अपनी आंखें डोनेट करनी चाहिए क्योंकि मेरी मदर ने भी करी हैं। तो वो क्या स्टोरी है? मेरी मदर 5 दिन कोमा में रहे थे, उनको Okay. ब्रेन हेमरेज हुआ था, और मैं और मेरी सिस्टर्स ने डिसाइड किया कि इनकी बॉडी डोनेट करते हैं। तो मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात की कि हम बॉडी डोनेट करना चाहते हैं, बट शिमला में फैसिलिटी नहीं है। हिमाचल बहुत बैक है हेल्थ सर्विसेज में, ओके चाहे गवर्नमेंट कुछ भी क्लेम करती रहे, बहुत ज़्यादा Backwards. अच्छे हालात नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। अच्छा इलाज के लिए हमें चंडीगढ़, दिल्ली, पीजीआई, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मूव करना पड़ता है। तो नहीं थी वहाँ, फैसिलिटी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि इनकी बॉडी डोनेट करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 दिन बाद जब वो मर गए मेरे माँ, तो सिर्फ आइज़ डोनेट हो पाई उनकी, और एक किसी को रामपुर में और एक किसी को किन्नौर में, 2 लोगों को वो आंखें लगी। मैं इस ब्रॉडकास्ट में भी कहना चाहूँगा कि मरना तो डेफिनेटली सब ने है, बॉडी डोनेट करके जाओ, नहीं तो कम से कम अपनी आंखें डोनेट करके जाओ, ताकि किसी का तो कुछ संवर सके, क्योंकि फाइनली तो जलाई देनी है, तो किसी के काम आ रही है। क्योंकि मेरे को नहीं पता अभी माँ की आंखें अभी भी हैं जिंदा या वो मर गई या किसको लगी, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल होता है कि वो बताते नहीं हैं किसको लगी है। ओके लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कर दें तो किसी की आंखें आ जाएंगी। ये कहाँ से थॉट आया कि सबको करनी चाहिए? वो आप कोट कहाँ से आया? जब आप कोई काम करते हैं ना तो रोज़ कोट्स आ जाते हैं आपके पास, कुछ भी अच्छा करना है। जैसे वो बच्चों से हम रोटियां लेते हैं, वो देखो ना कितना बड़ा कंसेप्ट है वो। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, राष्ट्रपति ने भी मुझे बुलाया एक दिन, रामनाथ कोविंद ने मुझे एक बार बुलाया और मुझसे पूछा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप ये बड़ा कंसेप्ट करते हैं। तो मैंने उनको इनविटेशन भी दिया, बीच में कोविड आ गया था। 3 जनवरी 2020 को मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, और काफ़ी सारी NGOs जो और इंडिया में काम कर रही हैं उनको भी हर स्टेट से बुलाए हुए थे। तो
हिमाचल से मैं अकेला ही था। तो पूछा उन्होंने कैसे करते, तो मैंने उनको कंसेप्ट बताया और उनको इनविटेशन दिया कि जब आप शिमला आते हैं, क्योंकि हर साल राष्ट्रपति शिमला आते ही हैं, शिमला में भी राष्ट्रपति भवन है। वो कंसेप्ट आप सोचो हमारे पास कैसे आया। हमें जब वो लंगर चला रहे थे तो हमें रोटियों की ज़रूरत थी। 90 स्क्वायर फीट के एरिया में तो पॉसिबल नहीं कि आप रोटी बनाओगे, चाय बनाओगे, रोटियां कहाँ से बनाओगे। तो एक दिन एक स्कूल की प्रिंसिपल आई हमारे लंगर में लंगर बांटने के लिए, और कैंसर पेशेंट्स खाना खा रहे थे। तो एक दो लोगों ने बोला कि जी रोटी तो नहीं है, हम चावल नहीं खाते। तो कहते नहीं है जी यहाँ रोटी तो नहीं है। मैं कहते बॉबी क्यों नहीं है रोटी? मैंने कहा जी बन ही नहीं सकती, इतना छोटा एरिया। तो ऐसा करेंगे बॉबी, जब हम अगली बारी आएंगे ना तो हम अपने कॉलेज से ना सबको बोलेंगे कि रोटियां दो। आइडिया गॉट क्लिक्ड कि जब ये आइडिया हो सकता है तो उन्होंने अपने टीचर्स को बोला। कॉलेज से तो टीचर्स ही दे सकते ना, स्टूडेंट्स तो अपना Right. लंच भी नहीं लाते। राइट। और विद इन अ वीक आई वेंट टू द बिगेस्ट स्कूल ऑफ शिमला। आई शुड मेंशन द नेम ऑल्सो। मेरा पहला स्कूल था तारा हॉल शिमला। तो मैं वहाँ पहुँच गया प्रिंसिपल के पास। मैंने उनको सारा कंसेप्ट बताया कि वी डू अ लंगर इन अ कैंसर हॉस्पिटल एंड सो मैनी पीपल वांट रोटी, वी आर नॉट एबल टू मेक द रोटी। तो अगर आप अपने बच्चों को कहो कि वो हफ्ते में एक दिन रोटियां ले आएँ तो बड़ा अच्छा होगा। तो जब उनको पूरा कंसेप्ट समझ में आया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं हफ्ते में एक दिन दूँ, मैं हफ्ते में 2 दिन दूँगी। और अभी तक वो 8 सालों से हफ्ते में 2 दिन तारा हॉल मंडे और थर्सडे को रोटियां देता है। तो पहले स्कूल से शुरुआत की और धीरे धीरे अब 33,000 बच्चे हमें रोटियां देते हैं। अब कोई कमी नहीं है रोटियों की। तो ये सब मैनेज कैसे होता है, डेली रोटीज़ सब? वो मोहित सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप इतनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, आपको पता है आप स्पीति जाना है तो शिमला में क्या करना है, वहाँ क्या करना है। तो हमारा भी अब वो सिस्टम डेवलप हो चुका है। मुश्किलें आती हैं लेकिन रास्ते भी निकलते हैं। तो ये डेली प्रोसेस है रोटी कलेक्ट हाँ, करने रोटी कलेक्ट करने का रोज़ का प्रोसेस है। रोटी है, राशन भी कोई देना चाहे तो। बहुत सारे लोग डिपुओं का राशन लेते हैं, कोई 1 किलो दाल ले रहा है, चावल ले रहा है। अब वो सिर्फ इस करके ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने राशन कार्ड बनवाया हुआ, लेकिन वो राशन तो खाते नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड होना मैंडेटरी है। तो वो लोगों ने वो रखा हुआ। अब वो लोग सारे राशन कार्ड पे राशन ले लेते हैं और वो राशन हमें डोनेट कर देते हैं। हमारी गाड़ी घूमती रहती है पूरे शिमला में जहाँ भी कॉल आती है। अब मंडे को 5 स्कूलों से लेगी, ट्यूसडे को 5 स्कूलों से। जो सबसे दूर की रोटी आती है मोहित, वो हमारे को शिमला से 4 घंटा दूर एक जगह है करसोग, वहाँ से आती है हर सोमवार को। शिमला से दूर 1.5-2 घंटे का रास्ता है। कुछ गांव हैं, वहाँ के 5-6 स्कूल हैं। कुनिहार एक जगह, वहाँ के 6 स्कूलों से आती है। अच्छाई कभी भी मरती नहीं है। नहीं, ऑनेस्टली सर, यस यस डेफिनेटली। जब अगर मैं डेड बॉडीज़ की बात करूं तो ऐसे कुछ मैंने आपकी कुछ स्टोरीज़ तो सुनी है, जैसे कि एक बहुत ही फेमस स्टोरी है उसमें से जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि व्हेन आई बरेड अ हिंदू। या तो व्हाट इज़ द स्टोरी सर, इन डिटेल अगर हम बात कर सकें उस बारे में तो? मोहित उसकी मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे शायद उसको। तब शायद लंगर नहीं शुरू हुआ था मेरा शायद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं लिखता हूँ Right. कि कब कौन सी छोड़ी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको बताया मेरी फर्स्ट डेड बॉडी भी कब छोड़ी, वो भी उस आंटी ने बताया, तब मेरे को याद आया। तो एक दिन मुझे ना हॉस्पिटल के एमएस का फ़ोन आया। डॉक्टर रमेश चंद होते थे उस वक्त एमएस कि बॉबी जी एक ना यहाँ डेड बॉडी आई है, तो ये लेबर क्लास का आदमी है, ये छत पे काम कर रहा था, गिर गया। और इसकी वाइफ ने बताया कि हम हिंदू हैं और हमारे में बॉडी को जलाते नहीं हैं, दबाते हैं। तो मैं कहता फंस गया हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रही अब क्या किया जाए, आप बताओ क्या है, शिमला में कुछ है? मैंने कहा जी मेरे को तो पता नहीं, मैं आता हूँ, मिलते हैं। मैं पहुँच गया हॉस्पिटल अपनी डेड बॉडी वैन लेकर और मैंने बातचीत की। तो किसी ने बताया कि शिमला के पास एक जगह है टूटू, ओके। तो वहाँ पर दफनाते हैं। पता नहीं कहाँ से सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या थी उस वक्त, मेरे को बिल्कुल अब याद नहीं है। तो हम पहुँच गए, वो बॉडी रखी। वो लेडी थी जो लेबर मरा था, उसकी वाइफ थी और उसके साथ 3-4 बच्चे थे। क्योंकि नॉर्मली जो गरीब आदमी होते हैं उनके बच्चे बहुत होते हैं, तो वो सारे डेड बॉडी वैन में बैठा।
हॉस्पिटल वालों को मैंने बोला, डॉक्टर रमेश को, कि आप प्लीज़ 1-2 लोग मेरे साथ भिजवा दीजिए ताकि अगर दफनानी पड़े तो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं तो पॉसिबल नहीं है कि खड्डा खोदूँगा। और तो मोहित जी हम लेकर वो डेड बॉडी वैन और वो बॉडी लेकर हम निकल पड़े टूटू की तरफ। अब मैं टूटू बाज़ार में घूम रहा हूँ और नहीं पता चल रहा कि अब कहाँ, किसी से पूछ रहे हैं जी कहाँ दबाते हैं, हमें तो सुना ही नहीं है कभी भी, हमें पता ही नहीं है। और पीछे वो लेडी बोल रही है जी यहीं खड्डा खोद दो भाई साहब, बच्चों को भूख लगी और बच्चे रो रहे हैं। फिर मैंने एक जगह गाड़ी रोकी, पहले बच्चों को अच्छी तरह से फीड किया कि उनको अब खिलाते हैं पिलाते हैं और फिर पूछते हैं यहाँ आसपास। तब तक वो 2 लोग जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के साथ आए थे वो भी थोड़े से डेस्परेट हो गए कि अब उनका भी छुट्टी का टाइम है 5 बजे, अब 6 साढ़े 6 अंधेरा हो गया। तो वो भी कहने लगे यहीं दबा देते हैं जी, जंगल में दबा देते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, आप तो मरवा दो कि लोग सोचेंगे हम मर्डर करके लाए हैं बॉडी और अब उसको दबा रहे हैं। मोहित जी हम वापस हॉस्पिटल चले गए, 5-6 घंटे हमने वो बॉडी को घुमाया और वापस हॉस्पिटल पहुंच गए। अगले दिन फिर मैंने ड्राइवर की ड्यूटी लगाई कि तू ऐसा ऐसा टूटू में पता करना, फिर जाएंगे हम ऐसे नहीं कि बॉडी लेकर घूमेंगे। उसने पता किया तो टूटू में एक जगह मिली जहाँ पर वो गरीब बस्ती के लोग रहते थे जो राजस्थानी थे, क्योंकि वो राजस्थानी था। तब उसकी स्टोरी पता चली कि राजस्थान में अभी भी ये प्रथा है कि वहाँ लकड़ी तो होती नहीं है, तो हिंदू लोग अपनी डेड बॉडीज़ को बरी करते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड। जैसे अब बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में होना शुरू हो गया कि अब वो डेड बॉडीज़ को जलाते हैं क्योंकि जगह नहीं है, दबाने की जगह नहीं है। बाहर भी विदेशों में भी अब बहुत सारी जगहों पे डेड बॉडीज़ को जलाना शुरू कर दिया। जगहें बहुत महंगी हैं, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं उसमें अब हो नहीं पाता, तो दैट वाज द रीज़न। तो वो रीज़न एक रही है कि हिंदू को दफनाया गया। इन सब स्टोरीज से ना ये आपका दिमाग और खुलता है और आपको समझ में आता है कि जो प्रथा हम फॉलो करते आ रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न जानना भी ज़रूरी है। बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या रिचुअल हैं दिल्ली में डेड बॉडीज़ के, लेकिन आपने देखा होगा कि वो डेड बॉडी को जब हम लेकर जा रहे होते हैं तो डेड बॉडी के ऊपर खील पतासे फूलियाँ फेंकते हैं और फिर आधे रास्ते के बाद उसको बॉडी को चेंज करते हैं, फिर पानी का मटका फोड़ते हैं। मुझे नहीं मालूम कि व्हाट इज़ द रिचुअल, हो सकता है बहुत अच्छा रिचुअल है, क्योंकि पुराने वक्त में जो भी लोग करते थे वो बेवकूफ़ नहीं थे। राइट, देयर वाज अ रीज़न भी। डेफिनेटली। हमने तो आजकल के दौर में कभी पूछा नहीं ना, हम तो वो देखा देखी में लग गए हैं, क्यूरियोसिटी मर गई है आज के टाइम पे कि वो करते हैं। क्योंकि जब मेरे पास भी शिमला में डेड बॉडीज़ आती हैं कई बारी क्रीमेशन करने के लिए, तो बच्चे तो बाहर हैं, उनको पता नहीं है कि क्या रिचुअल है, तो वो हमसे पूछते हैं जी अब क्या करना है, पंडित जी क्या करेंगे। उनको लगता है ये एक सारा रिचुअल है और ये प्रोसेस को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वो बॉडी वहाँ नहीं पहुँचेगी। जैसे मैंने अभी श्राद्ध का बताया आपको, श्राद्ध के बारे में भी सेम ही है। तो डेड बॉडीज़ के ऊपर हम वो क्यों फेंक रहे हैं, या आधे रास्ते में बॉडी को टर्न क्यों कर रहे हैं, या शंख क्यों बजा रहे हैं, देयर मस्ट बी अ रीज़न। जो मुझे, मेरी नॉलेज जो मुझे पता चला, शंख इस करके बजाते हैं, जो मेरी नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि गांव वालों को पता चल जाए जो आसपास रह रहे हैं कि यहाँ पर एक मौत हुई है। और जो खील पत्ता से ऊपर डाल रहे हैं वो शायद इस करके भी डाल रहे हैं कि पुराने वक्त में पगडंडियाँ होती थी जहाँ से लेकर जाते थे डेड बॉडीज़ को, तो जो पीछे आने वाले बुज़ुर्ग हैं उनको पता चल जाए कि यहाँ से बॉडी निकली है। ओके। और जब वो आधे रास्ते में बॉडी को टर्न कर रहे हैं तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर आराम करें ताकि पीछे वाले ज्वाइन कर लें। इट मस्ट बी राइट। मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ इसमें। कहते हैं ना वो बिल्ली रास्ता काटती है तो जाना नहीं चाहिए। तो एक दिन बड़ा एक अच्छा लॉजिक किसी ने बताया कि बिल्ली रास्ता काटती है तो क्यों नहीं जाना चाहिए। कहते बिल्ली हमेशा जहरीले जानवरों से दूर भागती है, तो बिल्ली दौड़ती रहती है, तो जहाँ से बिल्ली रास्ता काटती है इट मीन्स कि यहाँ कोई जहरीला जानवर है। और हमने उसका क्या लॉजिक बना दिया, सुपरस्टिशन बना दिया उसका, अंधविश्वास। हम कहते हैं ना मंगलवार को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बुधवार। पुराने वक्त में क्यों नहीं करते थे?
पुराने वक्त में चाहते थे लोग कि सोमवार को सब ट्रैवल करें, मंगलवार को ब्रेक लें, क्योंकि रास्ते में डाकू होते थे। तो वो गांव वाले कहते थे अब सोमवार को इकट्ठे चलेंगे ना ग्रुप में तो कोई लूटेगा नहीं। इसकी कोई और रीज़न नहीं रही होगी जो अब लगता, अगर उसको ध्यान से सोचें। मंगलवार को ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जाना, क्योंकि अगर यही बात आज के दौर में आप किसी से कहोगे ना, वो कहेगा यार अपॉइंटमेंट है, नौकरी से निकाल देंगे बॉस अगर नहीं ट्रैवल करेंगे। हर चीज़ की एक रीज़न है, लेकिन हमने उसको सब सोचे समझे बगैर मानना शुरू कर दिया और फंस गए उसी जंजाल में। डेड बॉडीज़ के साथ तो मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि डेड बॉडीज़ के ऊपर 30-30 शॉलें डाल रहे हैं। क्यों? 30 शॉल्स, 30 शॉलें डाल रहे हैं कि जी ये मामे की तरफ से, ये चाचे की तरफ एज ए रिचुअल। एज अ रिचुअल। तो पुराने वक्त में ये था कि शॉल डालने का मतलब था उस परिवार को संतावना देना जिसका परिवार का मना आदमी मरा हुआ, कि अब हम तेरे साथ हैं। ओके। कि हमारी तरफ से ये शॉल है, या लॉजिकली कोई और बात भी हो सकती है। लेकिन मैं हैरान रह गया जब शिमला में एक डेड बॉडी थी तो 30 शॉलें डाली, और वो एक शिमला की बहुत नामी दुकान की शॉलें थी, 4-4, 5-5 हज़ार की। और फाइनली क्या होता है, उन शॉलों को जला देते हैं या करप्शन फैल जाती है कि वो उठा रहा है, कोई पंडित लड़ रहा है या कोई अच्छा, चौकीदार okay. लड़ रहा है कि ये मैं लेकर जाऊंगा। बट वो 30 शॉलें डालने की बजाय आप 30 लोगों को खाना खिला दो या वॉट एवर। तो हम ऐसे ऐसे कई बार रिचुअल्स में फंस जाते हैं ना, विदाउट नोइंग कि इसकी रीज़न क्या थी। जो मुझे लगता है वो शॉल डालने का मकसद सिर्फ इतना था कि उस परिवार को ये बताना कि अब हम तेरे साथ हैं। शॉल को अच्छी रिस्पेक्ट के लिए माना जा सकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि शायद मैं भी कई चीज़ों में गलत होऊंगा। हमें जिंदा लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मुर्दों पे कम। बिफोर आपके कैंप ज्वाइन करने से पहले, ब्लड डोनेशन कैंप ज्वाइन करने से पहले, हाउ वाज योर लाइफ? मेरी स्टडी ज़्यादा नहीं हुई है। ओके। तो आई हैव ज्वाइंड माई बिजनेस इन वेरी अर्ली एज। ठीक है। 12 साल की उम्र में मैंने अपनी शॉप ज्वाइन कर ली थी। मेरी स्टडी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, बट आई कैन गो टू ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड टू टॉक इन एनी लैंग्वेज। वो एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने अपना बिज़नेस, क्योंकि बहुत सारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मुझे याद है कि मैं शायद 5th में था या 6th में स्टैंडर्ड में मुझे अपनी स्टडीज़ छोड़नी पड़ी, तो अपना बिज़नेस संभालना पड़ा। लेकिन जब आप एक सर्टन एज क्रॉस कर जाते तो आपको लगता है ये बॉस इसके लिए तो पैदा नहीं हुए थे। राइट। तो मुझे शुरू से ये लगता था कि अब हो गया, अब कुछ डिफरेंट करना। तो डिफरेंट ब्लड कैंप, फिर डेड बॉडी वैन, फिर अब लंगर, एंड अनदर 2-3 प्रोजेक्ट्स आर इन माई माइंड इन पाइपलाइन, व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। लेट्स सी भगवान कब तक वो करवाएगा, क्योंकि भगवान की क्लासरूम में जब आपके सेमेस्टर्स कंप्लीट होते रहते हैं ना, तो आपको वो आगे भेजता रहता। तो अभी पता नहीं कौन से सेमेस्टर्स मेरे बचे हुए हैं जो मेरे दिमाग की पाइपलाइन में अभी कुछ काम और करने हैं, वो कब करवाएगा या नहीं करवाएगा कुछ नहीं पता। ओके। ये सर एक ना स्टूपिड क्वेश्चन है, मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है, और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं शायद आपसे पूछ सकता हूँ। तो वो ये है कि लंगर का हिस्ट्री क्या? डू यू नो एनीथिंग अबाउट लंगर, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, हाउ इट गॉट इनटू सिखिज्म एंड एवरीथिंग? कहते हैं गुरु नानक देव जी जब युवा हुए ना, तो उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए कि अब तू ऐसा कर, जा और कारोबार कर। गुरु नानक देव जी के बारे में ये कहा जाता है। तो गुरु नानक देव जी शुरू से ही इस प्रवृत्ति के थे कि लोगों की भलाई के काम करने। तो जब उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए तो वो चल पड़े शहर की तरफ। तो रास्ते में उनको साधु मिले। अगर आप सिख हिस्ट्री पढ़ेंगे, व्हाट इज़, गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा आपको। तो जब उनको साधु मिले तो साधु का भूखे लगे उनको, उन्होंने बोला कि हमें खाना खाना। तो गुरु नानक देव जी के पास वो 20 रुपये थे, और उस वक्त 20 रुपये बहुत होते होंगे। एक्चुअल में मैंने जो सुना
तो ये हमारी हिस्ट्री है कि वो गुरु नानक देव जी के वो 20 रुपए लगाए हुए अब तक वो लंगर चल रहा। और गुरुद्वारों में जहाँ पर भी वो निशान साहब लगा होता है, जिसके ऊपर वो खंडा लगा होता है, तो दैट इज़ अ साइन कि यहाँ आपको रात को ठहरने की जगह, खाने की व्यवस्था और हेल्थ सर्विसेज मिलेगी। तो बहुत सारे गुरुद्वारों में आपने देखा होगा कि खाने की व्यवस्था रहती है, रहने की व्यवस्था रहती है और छोटी मोटी डिस्पेंसरी रहती है। अब तो बहुत जगह ज़्यादा गुरुद्वारे बन गए हैं, तो बहुत सारे गुरुद्वारों में नहीं है, लेकिन फिर भी निशान साहब का एक ही मकसद होता है। लेकिन वही रिचुअल की बात आ गई कि लोग निशान साहब को ही मत्था टेकना शुरू कर देते हैं। उसका मकसद ये था लगाने का। लेकिन आप देखना कभी गुरुद्वारे में जाना, तो मैं बोल्डली ये बात कह रहा हूँ कि निशान साहब इस करके नहीं लगाया गया था कि उसको मत्था टेका जाए। दैट इज़ अ साइन ऑफ अ गुरु दैट हेयर यू विल गेट फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन्स। और गुरबाणी तो मिलेगी मिलेगी। गुरबाणी मिलने का अर्थ है कि ज्ञान मिलेगा आपको, विजडम मिलेगी। जब आप गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ेंगे तो आपको अक्ल आएगी कि आपको लाइफ में करना क्या है। लेकिन हम एज अ रिचुअल कि वो एक सिखों की होली बुक है, उसको मत्था टेकना है, ये हिंदुओं की होली बुक है, इसको मत्था टेकना है। बट अगर हम उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और अमल नहीं करेंगे, तो वो मत्था टेकना सिर्फ ये रह जाएगा कि वो रिचुअल ही रह जाएगा। फिर बाप की चिट्ठी आई है लेकिन खोलनी नहीं है। बाप की चिट्ठी को इधर सजा के रख देना और उसको रोज़ मत्था टेकना कि ये मेरी बाप की चिट्ठी है। तो बाप ने उसमें मैसेज क्या दिया हुआ वो नहीं देखना। वो खोलकर जब तक पढ़ेंगे नहीं कि बाप चाहता क्या है कि मेरा बच्चा क्या करे। और कई बार पढ़ के भी हम समझते नहीं हैं, मिस कर जाते हैं पॉइंट को। क्योंकि वो बाप ने तो लिख दिया ना अपनी लैंग्वेज में कि तू बेटा ये करियो, तो बच्चे ये भी करियो, ऐसे भी करियो। बट नहीं, बाप की चिट्ठी है, उसको मत्था टेकना कि बापू ने भेजी है, वो बस मत्था टेकी जाना। गुरु ग्रंथ साहिब ने आपको कई बार हेल्प करी होगी इन योर टफ टाइम्स और सिचुएशन जहाँ पे आप किसी इट इज़ ऑलवेज देयर। मैंने आपको मोहित बताया ना कि जब भी आप लाइफ के किसी भी पार्ट में होते हैं, या जो मैं ये सेवा कर भी रहा हूँ, बिकॉज ऑफ माई गुरु। और सारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो मेरी अपनी है। आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन, आई एम ऑल्सो लाइक यू, अ ह्यूमन बीइंग, जिससे रोज़ गलतियाँ होती हैं और गलतियों से कई बार सीखता हूँ, लेकिन कई बार रोज़ वो गलती दोहराता रहता हूँ अनटिल अनलेस किस दिन मैं भी मर जाऊँगा और मेरे बाद कोई और आ जाएगा। तो एवरी डे इट इज़ योर लर्निंग। बट एक बात तो सर्टन है मोहित कि मैं जूते बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ था। राइट। आप इलाही ट्रेवल्स को चलाने के लिए पैदा नहीं हुए। द पर्पस इज समथिंग एल्स। द सूनर यू रियलाइज इट द बेटर। सूनर यू रियलाइज इट। क्योंकि कई बार लोग बहुत अच्छी नौकरी करने के बाद भी, बहुत अच्छा बिजनेस करने के बाद भी, वो एक सेटिस्फैक्शन या एक पीस या सम सेंस ऑफ हायर पर्पस नहीं पा पाते लाइफ में। मैं दिल्ली आता हूँ ना, तो मैं जब बचपन में आता था ना अपने डैड के साथ, तो मैं डैड को कहता था ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं। तो मैं डैड के साथ उस वक्त भी जूते खरीदने आता था, मेरा शूज़ का बिज़नेस है। तो जब शाम को हम जा रहे होते थे, जब आज भी हम आ रहे थे, तो यहाँ जैसे सब भाग रहे हैं, अब जाम में फाइनली जा कहाँ रहे हैं ये क्योंकि कल सुबह फिर आना है। तो जब मैं लंगर जाता हूँ, रोज़ 2.5 घंटे की सेवा करता हूँ, रोज़ 12 से 2:30 आजकल जो मेरा आजकल का शेड्यूल है, वो 12 से 2:30 मैं लंगर में ही होता हूँ। तो आई एम वॉचिंग एवरीथिंग, आई एम मीटिंग द पीपल। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, उनकी परेशानियाँ पूछ रहा हूँ, किसको क्या चाहिए। कोई आया हुआ है अपने पेशेंट का इलाज कराने के लिए। कई बार कुछ लोग सिंगल अटेंडेंट हैं अपने पेशेंट के साथ, उनको हेल्प चाहिए, किसी को कंबल चाहिए, किसी को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, नीचे सोने को मैट चाहिए। कुछ लोग अपने पेशेंट को वो खीर खिलाना चाहते हैं लंगर की, उनको पैकेट चाहिए, किसी को गिलास चाहिए, कोई बर्तन नहीं लेकर आया। क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी जब एंटर करता ना, वो खुशी से नहीं आया हुआ। ट्रू। बीइंग अटेंडेंट भी अगर वो आया ना, तो वो पेशेंट से ज़्यादा सफ़र कर रहा है। वो सारा दिन पेशेंट्स के टेस्ट लेने के लिए दौड़ रहा है। अगर हॉस्पिटल में आप हो तो यू आर फॉर अ रीज़न, यू आर अ सफ़रर। आप भी जब भी आप
हॉस्पिटल आखिरी बारी गए होंगे ना मोहित, तो आप पिकनिक मनाने नहीं गए होंगे, आप किसी को देखने गए होंगे, किसी अपने को अपना इलाज करवाने गए होंगे, या एज अ विजिटर गए होंगे. नो बडी इज़ हैप्पी ओवर देयर, नो बडी. अब हम जब लंगर लगाते हैं, रोज़ 3,000 लोग खाते हैं, तो 200 लोग ऐसे भी आते हैं उसमें, जिनका ना तो पेशेंट है ना अटेंडेंट है, दे आर जस्ट पासिंग थ्रू पीपल, बट दे आर हंग्री. सो मैनी कॉलेज किड्स ऑल्सो कम. मैं उनको मना नहीं करता, लेकिन उनको ये कहता हूँ यार बच्चे खाकर थोड़ी सी सेवा कर लेना, पानी पिला लेना, लंगर बांट लेना. बट मैं देखता हूँ कि 99% बच्चे भाग जाते हैं खाना खा के, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको समझाना भी नहीं है, लेकिन वो भूखे हैं, वो खाते हैं और भाग जाते हैं, वो पीछे वाले डोर से ही भाग जाते हैं. तो उनको मैं यही कहता हूँ पानी पिला देना बेटा, कोई बात नहीं, खाओ, तुम घर से नहीं खा के आए होगे, या तुम इतने वेल ऑफ नहीं होगे कि तुम अपना लंच लेकर आए होगे. तो लंगर इज़ फॉर एवरीवन, बट खाने के अलावा और बहुत कुछ सिखाता है लंगर. और वो रोटियां तो हमारा बहुत बड़ा एक और मैसेज देती है मोहित. जैसे मैंने ब्लड की बात की थी ना, तो 33,000 बच्चे भी जो हमें रोटियां देते हैं ना, उसका कंसेप्ट आप समझो. 33,000 बच्चे जो हमें रोटियां दे रहे हैं, उसमें मुस्लिम बच्चे भी हैं, सिख बच्चे भी हैं, लोअर कास्ट से भी हैं, अपर कास्ट से भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं. लेकिन जब वो रोटियां हमारे पास पहुंचती है ना, तो हम उनको सारे पैकेट्स को खोलते हैं और बास्केट में डालते हैं, और हमें फिर पता ही नहीं है वो किसके घर कौन की. से, हाँ. और जो बाहर सारे नखरे चल रहे होते हैं ना, वो सब खत्म, सब टूट जाते हैं बैरियर्स. और आप कभी देखना मोहित, जब आपको भूख लगी होती है ना, तो आप ये भी नहीं बोलते होंगे कि मेरे को ठंडी चाहिए, गर्म चाहिए. नखरे हमेशा भरे पेट वाले के होते हैं, भूखे का कोई नखरा नहीं होता. जब भी हमारा पेट भरा होता है ना, तो हमारे सामने कुछ भी रख दो दुनिया की चीज़, हम नहीं खाएंगे. और भूख लगी होगी तो माँ ने अगर सुबह की रोटी बनाई है ना, तो रात को बस रोटी दे दो बस. इस बात से सर, मेरे मामा जी हैं, तो मेरे आइडल हैं वो. तो वो कहते हैं, जब भी मैं नखरे दिखाता हूँ घर पे जब खाने के होते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी तो आपको समझ में नहीं आ रही बात, पर शायद कभी आएगी भविष्य में. और वो बोलते हैं कि भूख ना देखे सूखी भात, और नींद ना देखे टूटी खाट. तो वो वाली चीज़ वो कहते हैं, तो वो मेरे को याद आया उस चीज़ से. सेम लाइन्स. एंड हाउ वाज कोविड सर? बिकॉज कोविड में तो काफ़ी परेशानियाँ आई होंगी. कोविड के दिनों में मैं मोहित बहुत बीमार था. ओके. हाँ, मेरे को 21 का किडनी टाइम. के इश्यूज थे, राइट. लेकिन मैं रोज़ लंगर जाता था. उस टाइम पे भी. हाँ, रोज़ लंगर. एक भी दिन 10 सालों में मुझे नहीं याद. भगवान का इतना शुक्र है, इतना शुक्र है, हमारे साथ कोई भी सर्कमस्टांसिस हुए हों. 25 अक्टूबर 2014 को जो लंगर शुरू हुआ है, आज तक टिल डेट एक भी दिन नहीं बंद हुआ. चाहे वो आग भी लगी थी ना, या जिस दिन वो लंगर हॉल हमारा खाली करने के लिए वो प्रशासन आया था, हमने लंगर नहीं बंद होने दिया. हमने क्या, भगवान ने, हम तो कुछ भी नहीं है, नाम मात्र है. एक भी दिन बंद नहीं होने दिया, क्योंकि हमें पता वो आएंगे और हमारा काम उनको सेवा करना. हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ महीने में चाहे 4 छुट्टी करे, चाहे 10 शुरू करे, लेकिन हमें पता है कि जिस आदमी ने खाना खाना वो हमारे पास आएगा. सुबह जब मोहित हम 7 बजे चाय शुरू करते हैं ना, तो पिछले 4-5 महीनों से हमने सुबह का लंगर शुरू कर दिया, 7 से 9 का. पहले हम सिर्फ चाय, बिस्किट, ब्रेड, दलिया, दूध देते थे. अब हम सुबह 7 से 9 भी लंगर लगाते हैं. और वो लंगर उन लोगों के लिए होता है जो लास्ट नाइट को किसी भी रीज़न से आ नहीं पाए, ड्यू टू एनी रीज़न. हो सकता है वो अपने पेशेंट्स को उस हालात में नहीं छोड़ पाए हों. आप हॉस्पिटल में जाकर देखो. और मैं सारे व्यूज़ को भी यही कहूँगा, जो भी ये आज मेरा ये शो देख रहे हैं, अगर आपको ज़िंदगी का असली मकसद, असली रियलिटी, असली दुख देखना ना, और अपने दुख के लिए सिर्फ रोना है, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का मार कर आओ. आपको समझ आएगा कि यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन. ट्रू. आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने पता नहीं कितने दिनों से ढंग से रोटी भी नहीं खाई, ना ढंग से शायद सो पाए हैं. एक पेशेंट के 4 अटेंडेंट. एक दिन एक लेडी आई हमारे पास, कैंसर पेशेंट, उसके साथ उसका हस्बैंड, बेटा और बेटी चंबा से आए हुए. तो वो चारों लोग
रोज़ लंगर खाने आते थे, माँ को साइड पे बिठा लेते थे, खाना खाते थे और उसके बाद सेवा करते थे। तो मैं पूछा एक दिन, मैंने कहा आप सारे क्यों हैं? कहते हमारी तो सिर्फ माँ ही है ना, अब पापा को कैसे छोड़ दें इनके साथ। और बहुत सारी बारी ऐसा भी हुआ मोहित कि बहुत सारे पेशेंट्स दे आर ऑल अलोन, कोई नहीं उनके साथ उनके साथ कोई भी नहीं है, उनके अटेंडेंट्स भी अब नहीं आते, उनके बच्चे सगे बेटा बेटी नहीं आते, उनको छोड़ जाते हैं कि अपना इलाज खुद करवाएंगे। और कई बार तो रीज़न बड़ी स्टूपिड सी होती, क्या करेंगे, वही तो कीमो ही तो होनी है, ये खुद करा लेंगे, हम रोज़ रोज़ कहाँ से आएँ, अब इनकी तो रोज़ कीमो होनी है, रोज़ इनको दवाइयाँ। देयर आर सो मैनी पीपल, मैंने आपको कहा ना अच्छे और बुरे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। तो कई बारी जब बहुत सारे बच्चे भी होते हैं ना, तो उनके माँ बाप ज़्यादा धक्के खाते हैं। जिस माँ बाप के 4 बच्चे हैं ना, उनके और भी हालात बदतर हैं, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरों पे डालते रहते हैं कि तू क्यों नहीं जा रहा, तू क्यों नहीं जा रहा। मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ मोहित, मुझे अभी भी याद है, मैं डेड बॉडी लेकर जा रहा था छोटा शिमला से क्रिमेशन ग्राउंड के लिए, तो 2 भाई पीछे ही लड़ पड़े, अब तू करेगा सारा खर्चा, कहते माँ मरी, उनकी माँ की बॉडी पड़ी हुई, अब तू करेगा सब कुछ। तो आई वॉज सरप्राइज कि यार ये इस वक्त ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी तो हॉस्पिटल से हम चले ही हैं बॉडी लेकर। तो वो जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं, 2-4 हज़ार की लकड़ी लगती है हमारे पास मोहित, हर महीने 4-5 लोगों की ऐसी कॉल्स भी आती जिनके पास वो 4,000 रुपये लकड़ी के देने के लिए नहीं होते। 4200 की लकड़ी आती है एक डेड बॉडी को जलाने के लिए, आप इमेजिन करो, तो उनके पास वो भी नहीं है। और जब भी हमारे पास कॉल आती है, वी डोंट आस्क अ सेकेंड क्वेश्चन, बिकॉज इफ़ एट दैट मोमेंट somebody is calling us, तो इट मीन्स, पार्डन माई वर्ड्स, या तो वो कमीना है या वो ज़रूरतमंद है। तो वी कंसिडर हिम कि वो ज़रूरतमंद है, दैट्स इट, वो ज़रूरतमंद है। उसको उस वक्त अगर वो लकड़ी के पैसे भी आपसे मांग रहा है कि उसके पास 4200 रुपीज़ नहीं है, तो वो ज़रूरतमंद है। एक इसका सर, इससे मेरे को एक चीज़ याद भी आई, कल मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने गुरबानी की एक लाइन बोली थी, गुरबानी की थी या फिर सिखिज़म में एक लाइन है जो आपने मेंशन करी थी कि शायद मैंने लिखी हो, कीरत करना और किरत करना, नाम जपना ते वंड जपना। हाँ जी, ये क्या है ये? उसको कहते हैं कि काम करो, मीन्स अपनी अर्निंग रखो, किरत करनी, नाम जपना, प्रभु का नाम जपो। नाम जपना इज़ नॉट लाइक के वो माला फेरते रहो, राइट, ओके। तो वंड चकना, बांट के खाओ हमेशा। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिखिज्म। किरत करनी मतलब बेले नहीं रहना, ऐसा नहीं कि तुम मांग के खाओ, राइट, अपना रोजगार तो हाँ करो, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये सेकेंडरी है ना, आपका रोज़गार तो वो है ना। राइट। अब मेरे को नहीं पता आपने ये क्यों शुरू किया, बट असली रोज़गार वो है आपका। राइट, किरत करनी, नाम जपना, नाम सारा दिन आप जप सकते हैं इन एनी वे। राइट, अगर आप सुबह उठ के पाठ कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट नाम जपना। उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा छोटा सा एक मैसेज है कि एक आदमी रोज़ सुबह उठता था और वो पाठ करता था, जो भी कह लो आप, हनुमान चालीसा, गुरबाणी, वॉट एवर। तो वो अपने बच्चे को रोज़ लेक्चर देता था कि यार तू भी करा कर सवेरे उठ के। कहता पापा आप रोज़ जब पाठ करते हो तो उससे पहले क्या करते हो? कहना कुछ नहीं करता, मैं मुँह हाथ धोना थे। कहना और क्या करते हो उससे पहले? कहता कुछ भी नहीं। कहता उससे पहले ना आप कुंडी लाते हो, मीटर की चोरी करते हो, बिजली की चोरी करते हो, कुंडी लाते हो कि आज तार पानी है मैं तो आज। कहना भाई थोड़ा पाठ करना व्यर्थ है, मनु ना कहो कि मैं पाठ करा। When you are starting a day like that, अब तुम सारा दिन कुछ भी करो, आपकी डीड्स में अगर वो झलका नहीं, अब मैं लंगर कर रहा हूँ, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ जाकर अगर येल करना कर दूँ शुरू, मैं करता हूँ कई बारी करता हूँ, बट फिर रियलाइज़ होता मैं यार आया ही क्यों फिर आज। मैं कहीं और का गुस्सा यहाँ इन लोगों पे तो नहीं ना निकाल सकता। राइट, ठीक है मेरा स्टाफ ने आज कोई चीज़ नहीं बनाई, एक दिन दाल बनाई तो वो सड़ी हुई थी परसों चौथ ना,
मैंने कहा ये कैसे लग गई, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट टू द पीपल, लोग तो आए हैं कि उनको खाना उनको हार्डली मैटर्स कि कौन खिला रहा है, उनको तो ये लगता है कि ये सरकार की तरफ से है। 90% को लगता है कि ये सरकार चला रही है। अच्छा अच्छा, उनको नहीं पता कि ये नहीं, और आप लोग बताते भी नहीं है। क्यों बताना। अब मैं पकड़ पकड़ के, नहीं मैंने लगाया हुआ, मैंने राइट। खाओ। और 90% को यही लगता है कि ये गुरुद्वारा है ये, क्योंकि वहाँ गुरबानी चलती रहती है तो उनको लगता है। तो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, हाँ गुरुद्वारे आए थे हम लंगर खा के। और Okay. फ्रैंकली स्पीकिंग मोहित, आज तक 10 सालों में 10 सरदार नहीं आए होंगे सेवा करने। मेरे 99.9 डोनर्स आर नॉन सिख। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार हूँ। मैं तभी कहता हूँ ना कि पीपल आर वेरी डिफरेंट। एक दिन एक आदमी आया जिसकी वो जूते भी फटे हुए थे, 1.5 लाख रुपए देकर गया मेरे को। एज ए अपने डोनेशन। पोतों के साथ आया हुआ था। कहता सरदार को ही देना। मैंने है कहाँ हो, मेरे को फ़ोन आया, मैं शॉप पे था। मैं क्या, मैं आता हूँ, इनको बिठा के रखो। मैंने कहा इसको दे दो लड़के को। कहता नहीं देने आपको है, कहते मतलब उसको उसके पोते पकड़ के लाए हुए थे। लास्ट वीक एक आदमी 1 लाख रुपए दे गया, और वो जब आता है ना तो खाना पैक करवा के ले जाता है, और जब भी महीने 2 महीने बाद आता है 1 लाख रुपए दे जाता है। एनोनिमस लोग। हाँ, मैं जानता ही नहीं, 99.9 को मैं जानता ही नहीं। वो असली लोग हैं जिनको, तभी लंगर चल रहा है ना। 30 40 50 हज़ार रुपये रोज़ का मैं कहाँ से चल कर 15 लाख रुपए महीना मैं कहाँ से लाऊंगा यार, मोहित बता मेरे को। मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर मेरी जेब में थोड़ा नहीं, मैं दुकान पे इतना थोड़ा नहीं कमा रहा हूँ। और सरकार की तरफ से कोई नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। मैंने अभी वो बिजली वाली आपको स्टोरी बताई ना कि इस गवर्नमेंट ने बिजली लगा दी हमारी, तो मैं 7 बार ही मिल चुका हूँ सुखू से, जो नई गवर्नमेंट, सुखविंदर सिंह सुखू आएंगे यार, बॉबी आएंगे। ही नोज़ माई नेम वेरी वेल, बट इट वॉज ऑल पॉलिटिकल के वो पुरानी सरकार ने काटा था, इन्होंने लगाना था। तो उनका प्रॉपर वो समझ गया मैं। देयर इज पॉलिटिक्स इन एवरीथिंग। सो उन्होंने आपका काम करवा के अपना अपनी अखबारों में फ़ोटो छपवानी थी ना, और मेरे को उनके शिट। पीआरओ ने बोला कि आप यही स्टेटमेंट देना। अच्छा। बट इट हैपेंड एक्चुअली कि मैं जब तक हॉस्पिटल पहुंचा तो सारे डिपार्टमेंट्स पहुंचे हुए थे। वो तो दिखाना बट था उन्होंने ना कि बोल कर भी किया मेरे को कि आपने बोलना यही। बट इट वाज वेरी गुड फॉर मी ऑल्सो कि 18 Right. महीने यार हमने बहुत मुश्किल से राइट काटे। राइट राइट। 18 महीने सोचो, ना बिजली ना पानी, कितना टफ रहा होगा हमारे साथ। लोग सड़कों पे बैठ के खा रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, या गले में पट्टियाँ हैं, कीमो हो रही है, और वो ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहा। दलिया खाने आते हैं मोहित, दलिया। एक बुज़ुर्ग आदमी आता था ऊना से, तो उसकी कीमो ख़त्म भी हो जाती थी ना जब वो कोर्स 15 दिन का या 20 दिन का, वो घर नहीं जाता होता था। मैं क्या बाबा जी अब तो होगी ख़त्म, दोबारा आ जाना। कहते नहीं वहाँ तो, कहते बच्चों ने बाहर मंजा डाला हुआ मेरा, मतलब घर में मानते नहीं, कहता मेरे बच्चे ना बहू मानती है। अच्छा, घर से निकाल दिया है। मतलब बाहर, घर के बाहर सोना तुमने मंजा डाल के। तो कहता है यहाँ आप दलिया भी देते हैं, दूध भी देते हैं, खाना भी देते हैं। ही डजंट वांट टू गो होम बैक, कि उसको यहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती थी। बहू कहते वहाँ मानती नहीं है घर में। अभी एक सोलन से आते हैं रोज़, तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा आप चल भी नहीं पाते, आते कहाँ से? अंकल आंटी दोनों थे। कहते बेटा हम सोलन से आते हैं। मैं कहा जी आप रोज़ आते? कहते हैं। मैं कहा कैसे आते? कहते बस में आते हैं। मैं कहा घर में कौन कौन है? 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो बस में चढ़ा देते हैं वो, और 1.5 घंटे की ट्रैवल करके आते हैं। 1.5 घंटे की उनकी कीमो है, फिर 1.5 घंटा वापस। तो
तो आप सोचो कि शिमला रोज़ कीमो कराने आ रहे हैं, तो 7-8 घंटे रोज़ बेचारों के बुज़ुर्गों के लग रहे हैं। तो ISBT तक हमने फिर वो एम्बुलेंस भेजनी शुरू की उनको। तो वो बेटी हमसे कह रही कि आज एम्बुलेंस नहीं आई। तो कई बार गुस्सा चढ़ता है यार कि सर्विस टैक्सी सर्विस थोड़ी है वो कि इट इज़ और ये फ्री आपका एम्बुलेंस, फ्री हाँ एम्बुलेंस हम रोज़ फ्री में छोड़ते हैं, फिर भी वो हमारे साथ ही चौड़े होते हैं कई बार। मैंने कहा ये आएगी, थोड़ा लेट आएगी, जस्ट चिल डाउन। जब आपने वो इंसिडेंट बताया मेरे को ये वाला, जब वो दो लड़के बैठ के लड़ रहे थे कि अब तू खर्चा करेगा गाड़ी के पीछे, तो ऐसे बहुत इंसिडेंट देखे होंगे जहाँ पे आपको इंसान के एक ऐसे नेचर का पता चला होगा कि भाई ये तो क्या ही है, मतलब मुझे तो एक बार ही ऐसा हुआ, एक ना बच्चा मरा एक हॉस्पिटल है वहाँ, DDU हॉस्पिटल। तो फ़ोन आया मुझे कि आओ जी एक बच्चे को छोड़ना, खलीनी नाम की एक जगह वहाँ छोड़ना। तो मैं पहुँचा वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो माँ चीखे मार के रो रही। बच्चे की डेड बॉडी हमने गाड़ी में रखी और बहुत रोई वो लेडी ना। फर्स्ट टाइम था मेरा ऐसा कि पीछे कोई दहाड़े मार के बहुत बुरी तरह से रो रहा, बहुत Ambulance बुरी में? तरह से हाँ। डेड बॉडी वैन में। तो मैंने पूछा जी क्या हुआ? कि जी डॉक्टर ने देखा नहीं, बच्चा मर गया। दैट वाज अ केस कि वो शायद प्रॉपर से डायग्नोज नहीं हुआ, या वो अनपढ़ थे, उनको पता नहीं चला कि अब करना क्या। बुखार दिमाग में चढ़ा और वो मर गया ड्यू टू सो मैनी रीजंस। वो हमें नहीं पता क्या हुआ होगा, बट वो लेडी बहुत चीखें मार के रो रही थी, बहुत चीखें मारी उसने। तो मैंने जब उसको एक जगह है शिमला के साथ खलीनी, तो खलीनी में जब वो पूछा, मैंने कहा, तो कहती यहीं मेरा नीचे क्वार्टर है। तो जब उसके क्वार्टर में वो बच्चे की डेड बॉडी लेकर गए, तो उसके 3 बच्चे और थे, बट वो उसी बच्चे के लिए इतना रो रही थी कि जो अभी मरा था उसका रिसेंटली। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। बट वो चीखें मेरे को ना आज भी, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे को पूरा वो सीन सामने क्रिएट हो जाता है। एक बारी रात को मैंने शायद 1-1:30 बजे एक डेड बॉडी छोड़ी शिमला के पास एक जगह तारा देवी। तो एक अंकल थे, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। तो वो घर ऊपर पहाड़ी पे था और गाड़ी में 2 लोग और थे। तो वो जब पहुंचा वहाँ मैं, तो 2 लोग चले गए कि हम घर में जगह बनाते हैं कि बॉडी अब कहाँ रखनी है। और पीछे डेड बॉडी पड़ी हुई है वैन में, और अंकल वो डेड बॉडी के साथ बातें कर रहे हैं कि हुन मनु दवाई कौन देगा, हुन मेरा ख्याल कौन रखेगा, ऐसे ऐसे जो भी उनकी। देखो एक लाइफ पार्टनर चला गया, अब वो बेचारे बहुत। तो मैं साइड पर खड़ा था, गाड़ी से बाहर निकल कर दूर खड़ा था, मैं देख रहा था कि वो बातें कर रहे हैं उसके साथ, मेरी दवाइयाँ तू दे दिंदी सी, ऐसे 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 ऐसे। खैर थोड़ी देर बाद वो डेड बॉडी लेके वो 4-5 दिन बाद वो अंकल बाज़ार में और बड़े बिज़ी और अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने आपसे वही बात शेयर की ना, भगवान की ये एक बहुत बड़ी, हम इंसानों के गिफ्ट कह लो, कर्ज कह लो, ये है कि हम भूल जाते हैं, कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। आई थिंक गिफ्ट और कर्ज दोनों है सर, क्योंकि अगर वो दर्द रहेगा ना तो शायद जी नहीं पाएगा आदमी। मेरे अभी नाना जी पास जब है मार्च में, और पर्सनल चीज़ है, मैं ऐसे ही सबसे शेयर कर रहा हूँ कि जब वो जा रहे थे तो जाते जाते ना एक्चुअली घर पे थे, और नानी ने उनको बैग दिया कि ये आपको लेके जाना है बॉम्बे, और ये वहाँ पे बेटी को दे देना। तो मैंने कहा, वो मैं घर आया, उनकी ऊबर करानी थी मैंने, तो मैंने कहा ये बुज़ुर्ग आदमी है, कैसे लेके जाएंगे इतना बड़ा बैग? या तो आप रिसोर्सेज दो कि ये लो जी इतने पैसे और ये आप कूली कर लेना, ठीक है, कूली उठाएगा, आपको कुछ नहीं करना, या फिर आप मत लो कि ज़रूरत नहीं है, वो सब कोरियर वोरियर से पहुंच जाएगा आज के टाइम पे। तो इस बात पे नानी में मेरी बहस हो गई, एंड बहस हो रही थी तो मेरे नाना जी बैठे हुए हैं, और नाना जी ने कहा यार मेरे जाने का टाइम हो रहा है, अभी मत परेशान करो, ठीक है। दिस वॉज द लास्ट वर्ड्स ही सेड। उनकी ऑटो आई, मैंने बिठाया और मैंने कहा ठीक है बड़ा बाबा, मैंने पैर वैर छुए और गए। एंड आफ्टर 1 मंथ कोई कॉन्वर्जेसन नहीं, कुछ नहीं, एनी बात जब है।
तो वो अभी तक मेरे को हमेशा आता है याद। तो अगर वो जैसे अभी मैंने याद कर लिया तो आई विल गेट इमोशनल, है ना। तो अगर हम भूलेंगे नहीं वो चीज़ें रहेंगी। रहेंगी। हमारे पास ना कैंसर हॉस्पिटल में बच्चे बहुत मरते हैं, छोटे बच्चों को कैंसर भी बहुत होता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास मरते हैं, मतलब हॉस्पिटल आते हैं तो नेचुरली 2 साल का बच्चा, 4 साल का, 6 साल का। और हॉस्पिटल में ये नहीं है कि कैंसर के ही बच्चे हैं, हमारे पास थैलेसीमिया के बहुत बच्चे हैं जिनको महीने में 2 बारी ब्लड चलता, या किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, किसी के हार्ट में होल है। तो वो पेरेंट्स जब लंगर आते हैं ना, तो आप बात नहीं कर सकते उनके साथ। वॉट आर दे गोइंग थ्रू। हम तो कह देते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर उनको पता कि ये ठीक नहीं होने वाला। लेकिन टिल द लास्ट मोमेंट दे ट्राई। टिल द लास्ट मोमेंट दे ट्राई। अभी पिछले महीने हमारे पास एक केस आया, कोई एक डॉक्टर हैं वहाँ के, उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है, इसका इलाज यहाँ गाज़ियाबाद में होगा किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में, और इसका खर्चा लगभग 8 से 10 लाख रुपया है। और बॉबी जी आप कुछ करते हैं ऐसे लोगों के लिए? मैंने कहा नहीं जी, हम ऐसा सच इलाज के लिए तो नहीं देते, लेकिन हम तो सिर्फ लंगर के लिए, हमारे को कई बार मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम देख लेते हैं। तो कहते हैं नहीं बॉबी जी, अगर मदद कर सकते हैं तो आप प्लीज़ इनकी मदद कीजिए, और करनी है तो अभी करनी है। मैंने कहा जी अभी तो पहले देख तो लें। कहते हैं नहीं, अभी उसको हम भेज रहे हैं, तो जो भी करना है आप कल सुबह तक 10 बजे तक भिजवा देना। ओके फाइन, मुझे फ़ैसला करना था। मैंने उसी कॉल के दौरान डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब हमारी तरफ से आप 1 लाख रुपया कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने वो कहा ओके फाइन एंड थैंक यू। वो डॉक्टर साहब भी नहीं जानते थे कि वो कौन है। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब है कौन है? तो शायद उस दिन पूछा या 2-4 दिन बाद पूछा। कहते हैं ये एक ना न्यू शिमला में प्लम्बर है, उसका बच्चा है 8-9 साल का, उसको ये कुछ एक डिज़ीज़ है जो आप नहीं समझ पाएंगे, जो मैं आपको लैंग्वेज बताऊंगा, बट इसका इलाज वहीं गाज़ियाबाद में होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो काफ़ी, बट वो चैरिटेबल है कोई हॉस्पिटल, वहाँ पर होगा, तो आप गाड़ी का भी अरेंज करवा दो। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं गाड़ी का भी अरेंज करवा देता हूँ। गाड़ी का भी अरेंज करवाया, और टोटल 1,20,000 रुपया हमने उनको दिया। चांसेस थे 1% कि वो बच्चा बच जाएगा, और 3 दिन बाद वो बच्चा मर गया। 3 दिन बाद जब वो बच्चा मरा तो डॉक्टर साहब को मैंने पूछा, तो उनका फ़ोन आया, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज कि वो बच्चा मर गया। तो मैंने उनसे बात की कि आप इस बच्चे को ना डोनेट कर दो, इसकी बॉडी डोनेट कर दो, ताकि और बच्चों की लाइफ बच सके। जो इसके बॉडी के अच्छे पार्ट्स हैं वो किसी और के काम आ जाएंगे। और वो दादू उस बच्चे का अड़ गया कि हमारे में तो ऐसा नहीं करते, हम नहीं देते। तो हाउ पीपल चेंज। जो 2-4 दिन पहले तक हाथ मिन्नतें कर रहे थे कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, आज किसी और के बच्चे के लिए अपना बच्चा जो अब मर चुका है उसकी बॉडी डोनेट भी नहीं कर रहे। खैर होंगे रिचुअल्स होंगे, या भी वो इतने समझदार नहीं होंगे, किसी भी वजह से उन्होंने नहीं डोनेट की बॉडी। उनका इतना खर्चा भी नहीं हुआ था। वो जो पैसा उनको दिया गया था सारे परिवार को, वो इतना भी नहीं हुआ था। तो वो पैसा भी उनका वापस आ गया, क्योंकि वो हॉस्पिटल वालों ने लिया ही नहीं था। बहुत अच्छे भी लोग हैं दुनिया में, वरना प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आपको पता ही है कि वो कसाई खाने कहते हैं आजकल, कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सब कसाई हैं, कुछ एक को छोड़कर। बच्चा मर गया, उनकी बॉडी भी डोनेट नहीं हुई, तो डॉक्टर साहब ने उस परिवार को कहा कि आपके जो पैसे नहीं लगे ना, वो अब आप वापस कर दो। तो आप इमेजिन करो, मुझे नहीं पता अभी तक, अच्छा 15-20 दिन हो गए हुए हैं अभी तक। तो वो दे आर गिविंग सो मैनी रीजंस कि अभी आए नहीं, हम आ जाएंगे, आकर देते हैं। मुझे नहीं पता वो दे देंगे या नहीं देंगे, बट ऑल द इमोशंस आर चेंज्ड नाउ। मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी सर कि जब इंसान को ज़रूरत होती है ना, और जब वो मांगता है तब वो कोई और इंसान होता है, जब देने की बारी आती है ना तो वो कोई और इंसान होता है। और हम सब ऐसे ही हैं,
यस डेफिनेटली. और जब आप किसी की मदद कर रहे हो ना, सबसे बड़ी बात एक और मोहित जो मैंने सीखी है अपनी सारी लाइफ में, क्योंकि मैं खुद भी अब बीमार रहा हूँ, तो जब आप बीमार होते हो ना तो आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प की ज़रूरत भी होती है, लेकिन जब आप सारे इससे निकलते हो ना तो एक बात बहुत बड़ी है, इम्पोर्टेंट, अ लेसन फॉर द लाइफ, जिसकी भी आप मदद कर रहे हो ना उसको रियलाइज़ मत होने देना. अगर आपने उसकी अपने दिल से अपनी स्वेच्छा से मदद की है उसको रियलाइज़ मत कराना, वरना मदद तो एक बारी की होती है, एहसान सारी ज़िंदगी का वो लाइन है ना, कि अगर आपने मदद की, अगर हम कैंसर हॉस्पिटल में किसी को दलिया दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लंगर दे रहे हैं, तो हम नहीं दे रहे हैं, ये उसके भाग का था. कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा हुआ खाने वाले का नाम. तो बहुत सारे लोग जो हमें डोनेट देते हैं तो उन्होंने पता नहीं किस चक्कर का वो हमें देना है और हमारे थ्रू किसी ने खाना है. तो आई हैव गिवन पीपल अ प्लेटफॉर्म. ये लंगर मैं नहीं चला रहा हूँ, दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ बहुत सारे लोग आकर हमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं एंड वी डिस्ट्रीब्यूट टू द पीपल. हमने एक वो सेट सिस्टम बनाया हुआ. तो मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि हमने सबने जाना है, दैट इज़ सर्टन. आप सारे योगा, सारे प्रयास, सारे जिम ज्वाइन कर लो, अपने आप को हेल्दी रख लो. फाइनली सूनर और लेटर हो सकता है आप चलते चलते मरेंगे, हो सकता है आप लुढ़कते लुढ़कते मरेंगे, लेकिन आपको एक दिन मरना है. ट्रू. कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं, नशे करते हैं, वो कई बारी बहुत लंबा जीवन जीते हैं. तो लोग कहते हैं यार वो देखो, और ये तो कुछ खाता पीता भी नहीं था, इसको कैंसर हो गया या ये मर गया. मरना सबने. दैट इज़ द हार्ड ट्रूथ ऑफ द लाइफ. सो अनटिल अनलेस आप जिंदा हैं किसी के काम आ जाओ और सही तरीके अपने अपने धार्मिक ग्रंथ की अपने अपनी धार्मिक पुस्तक को पढ़ो और वो पुस्तक पढ़कर दूसरे धर्म वालों को फतवे मत जारी करते रहो. वो लर्निंग आपके लिए है, राइट. किसी और को कन्वर्ट करने के लिए नहीं है. किसी को भी लाइफ में कन्वर्ट ना करो, कन्वर्ट आपको होना है, आपने किसी को कन्वर्ट नहीं करना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. मेरे को ऐसा लगता है 2-4 एपिसोड में और करने चाहिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मेरा थॉट बहुत एक्सपैंड हुआ है आपसे बात करके. सो थैंक यू सो मच.